धरती तबाही और डिस्ट्रक्शन से भर चुकी थी। हर जगह आग, चीख पुकार और शैटर्ड बिल्डिंग्स के अलावा कुछ नहीं बचा था। लेकिन इस पूरे मेस के बीच एक लेवल 1 मैना इम्पेयर्ड लूजर एल्केमिस्ट मून अपने घुटनों पर गिरा हुआ था। उसकी आंखें सूजी हुई थी, बाल बिखरे हुए और चेहरे पर बस एक ही इमोशन था, रिग्रेट। उसका छोटा भाई स्यूक, जो एक क्वालिफाइड कैंडिडेट था कॉन्स्टलेशन से पावर्स पाने के लिए, मर चुका था। उसकी क्रश माकी, जिसे वो आज तक प्रपोज तक नहीं कर पाया था, वो भी इस डिस्ट्रक्शन में चली गई। और ये सब किसकी वजह से हुआ? डीमन किंग। पर आखिरकार मून ने वो कर दिखाया जो कोई और कभी नहीं कर पाया था। फिलोसोफर्स स्टोन, एक ऐसा टूल जो कुछ भी पॉसिबल बना सकता था, बस इक्विवेलेंट एक्सचेंज होना चाहिए। अब उसकी विश बहुत सिंपल थी, जिसने उसकी दुनिया तबाह की, उसे मिटा देना, अपने भाई और क्रश के मर्डरर को खत्म करना। और हाँ, अगर पॉसिबल हो तो इस मैना इम्पेयर्ड वर्जिन लूजर वाली पैथेटिक लाइफ से भी छुटकारा मिल जाए। लेकिन जैसे ही स्टोन बना, डीमन किंग ने उसकी प्रेजेंस सेंस कर ली और अगली ही सेकंड बिना कोई ड्रामेटिक पॉज लिए मून का काम तमाम कर दिया। बस इतनी सी थी मेरी लाइफ, मतलब एकदम ही फिलर कैरेक्टर वाली डेथ। मून का फाइनल थॉट यही था जैसे ही उसका विजन ब्लैकआउट होने लगा। पर तभी कुछ अजीब हुआ। फिलोसोफर्स स्टोन ने खुद को उससे अटैच कर लिया, एक ब्लड कॉन्ट्रैक्ट के साथ। अगली बार जब मून की आंखें खुली तो वो किसी जले हुए बैटलफील्ड पर नहीं था, कोई फ्लेम्स, स्क्रीम्स या डीमन किंग नहीं था। इंस्टेड वो अपनी पुरानी छोटी गंदी स्टूडियो अपार्टमेंट में पड़ा हुआ था। वेट, व्हाट द एक्चुअल हेल? वो तेजी से उठा, उसने अपने आसपास नजर घुमाई। बिखरे हुए नूडल कप, गंदे कपड़े और उसका पुराना स्मार्टफोन। जैसे ही फोन वाइब्रेट हुआ, वो ऑलमोस्ट शॉक में आ गया। ये तो वही फोन है जो मैंने जिंदगी में सबसे ज्यादा यूज किया था। अब तक सब कुछ पीसफुल लग रहा था, लेकिन तभी मून को एक और शॉकर मिला। वो साल 2030 में था। 11 साल पास्ट में मून एक बार फिर 28 साल का केयर फ्री अडल्ट बन चुका था। लेकिन सब कुछ वैसा महसूस नहीं हो रहा था जैसा उसे याद था कि वो मैजिक इनएप्टीट्यूड से ग्रस्त था। ब्लर्ड विजन, डल्ड सेंसेस और सफोकेटिंग वीकनेस हमेशा उसके साथ रहती थी। पर अब कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। वो पूरी तरह श्योर होना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत स्टेटस विंडो खोली और जो उसने देखा उसने उसे शॉक में डाल दिया। मैजिक इनएप्टीट्यूड ट्रेट रिमूव। इसके बदले उसकी फिलोसोफर्स स्टोन की पावर एक ट्रेट में कन्वर्ट हो चुकी थी। और एडेड बोनस, एक नया टाइटल, पायनियर ऑफ ऑल्केमी, और साथ में 1,11,12,500 अचीवमेंट पॉइंट्स। मून की ब्रीदिंग हैवी हो गई, लेकिन इस बार डर से नहीं, रिलीफ से। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इस शैकल्स बाइंडिंग मैजिक इनएप्टीट्यूड से फ्री हो पाएगा। पूरी पिछली जिंदगी में उसने यही झेला था, और अब कौन? इतनी सारी लाइफ चेंजिंग बातें सोबर रहते हुए प्रोसेस करना पॉसिबल नहीं था। तो मून ने बियर का कैन उठाया और एक ही बार में पूरा खत्म कर दिया। वो अब पता चल रहा है कि बियर का टेस्ट इतना अच्छा क्यों होता है, मून ने सोचा। अब जबकि उसकी मैजिक इनएप्टीट्यूड हट चुकी थी, उसका फ्यूचर ऑटोमेटिकली ब्राइट हो चुका था। उसने अपनी स्टेटस विंडो फिर से खोली। स्ट्रेंथ 4, एजिलिटी 4, स्टेमिना 5, सिंथेसिस पावर 10, सुपर रुकी। वेट, व्हाट? सिंथेसिस पावर 10 पॉइंट्स। नॉर्मल लेवल 1 न्यूबीज की मैक्स लिमिट सिर्फ 5 होती है और मेरा तो सीधा डबल है। तभी उसे सिस्टम की बात याद आई। उसकी मैजिक पावर पूरी तरह सिंथेसिस पावर में बदल चुकी थी और इसी वजह से उसकी मैजिक इनएप्टीट्यूड भी चली गई। मतलब मैं ऑफिशियली एक यूनिक स्टैट होल्डर बन चुका हूँ। डैम, अब तो मेरा फ्यूचर सेट है। मून को याद आया कि सिर्फ कुछ ही लोग यूनिक स्टैट्स के साथ पैदा होते हैं और वो सारे हाई रैंकिंग पोजीशंस तक पहुंचते हैं, जैसे उसका भाई स्यूक। ब्रो, मैंने हमेशा सोचा था कि मेरा भाग्य सबसे घटिया है, पर लगता है टेबल्स टर्न हो चुके हैं। पर एक चीज अभी भी कंफ्यूजिंग थी, अचीवमेंट पॉइंट्स इतने ज्यादा क्यों हैं? 1,01,000 से ऊपर। ये मैंने कमाए कब? फिलहाल उसने सोचा कि अचीवमेंट शॉप के खुलने का इंतजार करेगा और तब देखेगा कि इनका क्या करना है। अब उसकी नजर अपने एल्केमी टाइटल पर पड़ी। पायनियर ऑफ अल्केमी, एक टाइटल जो एक अल्केमिस्ट को दिया जाता है जिसने सभी मिथक अल्केमी उत्पादों को सिंथेसाइज किया है। वेट, ये तो ग्रोथ टाइप जॉब टाइटल है और ये भी कहता है कि सिंथेसिस में मुझे बोनस मिलेगा। डैम, ये तो इनसेन है। मून को तुरंत माकी की याद आई। उसकी क्रश जो लेट कमर थी, लेकिन सेलेस्टियल डीमन से एक ओवर पावर टाइटल मिलने के बाद पूरे बैटलफील्ड को डोमिनेट करने लगी थी। तो मेरे पास भी अब एक ओवर पावर टाइटल है, पर अभी सरप्राइजेस खत्म नहीं हुए थे। मून को एक एक्स्ट्रा टाइटल भी मिला था, एक जो बियॉन्ड की नजर को आकर्षित करता है। बियॉन्ड मतलब क्या? और ये टाइटल मुझे मिला कब? सिस्टम की डिस्क्रिप्शन बहुत क्रिप्टिक थी। एक व्यक्ति जिसने कुछ असाधारण हासिल किया और देवताओं की नजर में आ गया। ओके, तो या तो मैं एक प्रोडिजी हूँ या फिर किसी बड़ा प्रॉब्लम को अट्रैक्ट कर चुका हूँ। ग्रेट, इतनी सारी माइंड ब्लोइंग इन्फॉर्मेशन एक साथ मिलना थोड़ा ज्यादा था।
इसलिए मून ने सीधा बेड पर गिरकर सीलिंग को घूरना शुरू कर दिया। एटलीस्ट मेरी मैजिक इनएप्टीट्यूड गायब हो चुकी है, पर फिर उसके एल्केमी इंस्टिंक्ट्स एक्टिवेटेड हो गए। अगर अब मैं मैजिक यूज नहीं कर सकता तो क्या मैं इसे सिंथेसाइज कर सकता हूँ? मून ने अपनी आंखें बंद की, इग्निशन फॉर्मूला को तोड़ना शुरू किया और फिलोसोफर्स स्टोन की पावर से सिंथेसिस ट्राई किया। कुछ फ्लैशिंग ब्लू एनर्जी उसकी हथेलियों पर बनने लगी। होली, ये तो काम कर रहा है, पर अगले ही मोमेंट ब्लू एनर्जी गायब हो गई। तो स्टेटस विंडो सही कह रही थी, मैजिक स्लॉट से पूरी तरह गायब हो चुकी थी और अब सिर्फ सिंथेसिस पॉसिबल था। फाइन, अगर मेरी मैजिक चली गई है तो भी कोई बात नहीं, मुझे बस एक समनिंग सर्कल बनाना होगा और मैं फिर भी सिंथेसिस कर सकता हूँ। जैसे ही मून ने सिंथेसिस सर्कल बनाना शुरू किया, उसके चेस्ट में फिलोसोफर्स स्टोन पल्सेट करने लगा। क्रिम्सन रेड ग्लो उसकी स्किन के अंदर से झलकने लगा। मून को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे उसका बॉडी खुद सिंथेसिस सर्कल को रिजेक्ट कर रहा था। नहीं, सिर्फ रिजेक्ट नहीं, ये तो ऐसा था जैसे फिलोसोफर्स स्टोन खुद उससे बात कर रहा हो। वेट, क्या ये कहना चाह रहा है कि सिंथेसिस सर्कल यूज करना बेवकूफी है? तभी एक तेज झटका उसके दिमाग में लगा और एक सडन रियलाइजेशन आई। मरने से पहले जब उसने फिलोसोफर्स स्टोन एक्टिवेट किया था, तब उसका बॉडी खुद ही मूव कर रहा था और सिर्फ एक स्नैप में उसने डिजीज फ्री बॉडी पाने की विश पूरी कर ली थी। तो मुझे बस सोचना है कि मुझे क्या चाहिए। मून को लगा कि पहला टेस्ट किसी वेपन से करना सही रहेगा। उसने गोल्डन स्पीयर के बारे में सोचा, एक ड्यूरेबल, पावरफुल और स्पेशल एबिलिटीज से भरी हुई स्पीयर। लेकिन हर सिंथेसिस की कीमत थी सिंथेसिस पावर। ऑलराइट, लेट्स ट्राई दिस, मून ने स्नैप किया। पर तभी फिलोसोफर्स स्टोन ने प्रतिक्रिया देना शुरू की। एक भारी दर्द पूरे शरीर में फैल गया, हड्डियां जैसे क्रश हो रही थी। अर्जेंट नोटिफिकेशन, इनसफिशिएंट सिंथेसिस पावर। मून दर्द से छटपटा रहा था। शिट, मुझे इस दर्द से कैसे निकलना है? सिस्टम ने न्यू प्रॉम्प्ट दिया। फिलोसोफर्स स्टोन को स्टेबल करने के लिए 1 मिलियन अचीवमेंट पॉइंट्स की जरूरत है। मून का ब्रेन पूरी तरह से फ्रीज हो गया। 1 मिलियन? वेट, पर यही स्टोन तो वो चीज थी जिसने मुझे 11 साल पास्ट में भेजा और मेरी मैजिक इनएप्टीट्यूड हटाई। अगर ये अनस्टेबल रहा तो कहीं मैं फिर से वीक न हो जाऊं। अभी ऑप्शन सोचने का टाइम नहीं था। मून ने अचीवमेंट पॉइंट्स खर्च करने का डिसीजन लिया। जैसे ही उसने 1 करोड़ पॉइंट्स कंज्यूम किए, फिलोसोफर्स स्टोन का रंग बदल गया। अब वो क्रीमसन रेड की जगह ब्राइट ब्लू में चमकने लगा। सिस्टम ने कंफर्म किया, फिलोसोफर्स स्टोन हैज बीन फुली स्टेबलाइज्ड। मून ने रिलीफ की सांस ली। फाइनली, अब शायद सिंथेसिस आसानी से होगा। अब उसने दोबारा स्नैप किया, पर कुछ भी नहीं हुआ। ब्रू सीरियस? सिस्टम ने फिर नोटिफिकेशन दिया, अन्याय सिंथेसिस पावर। मून लिटरली अनॉयड हो चुका था। ब्रो, ये तो पास्ट लाइफ से भी ज्यादा स्ट्रगल दे रहा है। पहले तो मैं बिना मैजिक के मिस्टिकल आइटम्स बना सकता था, अब जब मेरे पास फिलोसोफर स्टोन है तो भी नहीं कर सकता। तभी एक न्यू नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। 500 अचीवमेंट्स पॉइंट्स की आवश्यकता इक्विवेलेंट एक्सचेंज के लिए है। मून कुछ सेकंड के लिए ब्लैंक हो गया। 1 मिलियन पहले ही उड़ गए, अब 500 क्या चीज है? उसने बिना सोचे 500 पॉइंट्स खर्च किए और फिर स्नैप किया और इस बार प्योर येलो लाइट पूरे रूम में फैल गई। बिजली की चमक से खिड़कियां फट गईं। पूरा अपार्टमेंट शेक करने लगा। स्काई से गरजती बिजली आई और एक मैसिव गोल्डन स्पीयर सीधा मून के अपार्टमेंट के फ्लोर में आकर गड़ गई। होली शिट, बाहर लोग चिल्लाने लगे, क्या कोई मीटियर गिरा है? पर मून शॉक में था। सिस्टम ने एक मिस्टीरियस नोटिफिकेशन दिया, एक तारामंडल तुम्हें देख रहा है। वेट, कौन सा कॉन्स्टलेशन? पर नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया। सेंटर शिफ्ट, एक गूढ़ हॉलवे में जो आसमान तक फैले हुए एक विशालकाय फ्लोटिंग रॉक पर स्थित था। यहाँ गॉड लाइक बीइंग्स इकट्ठे थे। उनमें से कुछ एक्साइटेड थे। ओलिम्पस लाइटनिंग, हर्मेस और एथेना भी इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। मून ये सब लाइव स्टेटस विंडो में देख सकता था। ओके, अब तो पक्का कुछ बिगर फोर्सेस मेरे पीछे पड़ी हैं। पर सबसे शॉकिंग बात यह थी कि जब पूरे ओलिम्पस के कॉन्स्टलेशंस पैनिक कर रहे थे, तब सिर्फ 3 राजा अपनी सीट से नहीं हिले और उनमें से एक था ज़्यूस, द रूलर ऑफ ओलिम्पस। व्हाट? ज़्यूस को भी मेरे बारे में पता चल गया? मून अब सच में पैनिक मोड में था। वेट, ये सब बियॉन्ड के अट्रैक्शन टाइटल की वजह से हो रहा है। अब मून की नजर सामने पड़े गोल्डन स्पीयर पर पड़ी। डैम, ये इतनी मैसिव क्यों दिख रही है? उसने जैसे ही उसे उठाने की कोशिश की, स्टेटस अप्रेजल विंडो खुल गई। एस्ट्रोफी, द स्पीयर ऑफ ज़्यूस, अ वेपन दैट कैन wield lightning but cannot fully exert its power। मून का दिमाग ऑफिशियली ब्लास्ट हो चुका था। तो मैंने ज़्यूस की स्पीयर बना डाली। मून को अब एहसास हुआ कि उसने क्या अबोमिनेशन सिंथेसाइज कर दिया है। उसे याद आया कि एस्ट्रोफी वही स्पीयर थी जिसे थंडर एम्परर अलेक्जेंडर ने इस्तेमाल किया था। वो पूरे देश के सबसे हाई रैंकिंग प्लेयर्स में से एक था। और मजेदार बात, अलेक्जेंडर कॉम्बैट टाइप प्लेयर था, लेकिन उसका अटैक पावर प्योर लाइटनिंग मैजिक यूजर्स को भी टक्कर देता था। वेट, तो मैंने उसकी लेजेंडरी वेपन की एक कॉपी बना दी। मून का दिमाग सच में ब्लास्ट होने वाला था, लेकिन उसे जल्दी ही समझ आया कि ये असली एस्ट्रोफी नहीं थी। असल में ओरिजिनल एस्ट्रोफी इतनी ओवरपावर्ड थी कि सिर्फ उसे पकड़ने भर से ही
चारों ओर सब कुछ जलने लगता था, लेकिन उसके हाथ में जो वेपन थी वो सिर्फ ग्रेड 10 इमिटेशन थी। शायद इसी वजह से ज़्यूस अभी तक स्पॉन्सरशिप का ऑफर नहीं दे रहा था। पर तभी मून ने थोड़ा और गहराई से सोचा और एक नया रियलाइजेशन हुआ। फिलोसफर्स स्टोन ने कभी ओरिजिनल एस्ट्रोफी को सिंथेसाइज करने से मना नहीं किया, तो इसका मतलब अगर मेरे पास सही सिंथेसिस पावर हो तो मैं असल की असल मिथिकल वेपन्स बना सकता हूँ। अब तो मून का डेविलिश ग्रिन आ गया। एल्केमी से पूरी जिंदगी स्ट्रगल की और अब अगर मैं सच में मिथिकल ग्रेड वेपन्स सिंथेसाइज कर सकता हूँ तो ये एबिलिटी ब्रोकन से भी आगे है। पर तभी जैसे ही उसने स्पीयर पकड़ने की कोशिश की वो एकदम से डिमेटीरियलाइज हो गई। मून खुद को फेस पाल्म करने वाला था ऑफ कोर्स, तो पूरी तरह सिंथेसाइज किए हुए आइटम्स कुछ टाइम बाद गायब हो जाते हैं। तो फिर मैंने जो 500 अचीवमेंट पॉइंट्स खर्च किए थे उनका क्या? 500 पॉइंट्स एक लेवल 1 रॉकरी के लिए बहुत ज्यादा थे। अगर हर बार ऐसा हुआ तो एल्केमी सच में बहुत महंगी पड़ने वाली थी। पर तभी फिलोसोफर्स स्टोन ने मल्टीपल नोटिफिकेशंस भेजने शुरू कर दिए। अचीवमेंट पॉइंट्स का कुछ हिस्सा रिफंड होगा बेस्ड ऑन फिलोसोफर्स स्टोन की ग्रेड और लेवल। मून ने जल्दी से स्टेटस विंडो खोली और देखा कि अब कुछ नया चेंज हुआ था। फिलोसोफर्स स्टोन FG ग्रेड लेवल 1 मून्स लेवल से लिंक्ड। वेट, मतलब अगर मैं लेवल अप करता हूँ तो फिलोसोफर्स स्टोन भी ग्रो करेगा। मून ने हल्का सा स्मर्क किया। अब समझ आया ये सिर्फ एक स्टोन नहीं बल्कि एक ग्रोइंग आर्टिफैक्ट है। अब मून को एक और रियलाइजेशन हुआ। मैजिक टाइप प्लेयर्स को कास्टिंग करनी पड़ती है और एल्केमिस्ट्स को सिंथेसिस सर्कल और मटेरियल्स की जरूरत होती है, लेकिन मैं सिर्फ स्नैप कर रहा हूँ। जस्ट एक स्नैप और पूरा अपार्टमेंट जो अभी तक तोड़ फोड़ में बर्बाद था एकदम क्लीन और रिपेयर्ड हो गया। ब्रो, ये तो अल्केमी का मैसिव रेवोल्यूशन है। अब उसके लिए ट्यूटोरियल का सामना करना कोई प्रॉब्लम नहीं था। मून को अपनी पास्ट लाइफ में ये दिन क्लियरली याद था। आज ही के दिन 5 बजकर शाम 5 बजे ट्रू अरीना का ट्यूटोरियल होने वाला था। पर पिछली जिंदगी में वो इतना यूजलेस था कि 5 सेकंड के अंदर ही एक तीर से उसकी खोपड़ी उड़ गई थी। पर अब वो एल्केमी का एब्सोल्यूट मास्टर बन चुका था। मून अपने फोन की ओर देखने लगा। होम स्क्रीन पर एक शॉकर उसका इंतजार कर रहा था। 100 से ज्यादा मिस्ड कॉल्स, संयुक्त मेमोरी फ्लैशबैक्स एकदम फ्लड करने लगे। मून को गिल्ट महसूस होने लगा। पिछली जिंदगी में वो हमेशा अपने भाई से चिढ़ता था, उससे बात तक नहीं करता था क्योंकि स्युक हमेशा परफेक्ट बनता था। पर अब मून को समझ आ रहा था स्युक सिर्फ वही कर रहा था जो उसे करना था, अपने परिवार को बचाने के लिए। मून को याद आया कि स्युक ही असल में गैलेक्सी अरीना के लिए सूटेबल कैंडिडेट था। पर अब मून चीजें बदल सकता था। इस बार मैं बड़े भाई की तरह एक्ट करूंगा। पर सवाल ये था कि वो स्युक को मैसेज क्या भेजे। आधे घंटे की ओवरथिंकिंग के बाद उसने सिर्फ हेलो टाइप किया पर सेंड नहीं किया। तभी एक और शॉकर आया। इनकमिंग कॉल ली। मून की आंखें वाइड हो गईं। नो वे, ली इज अलाइव। उसके हाथ कांपने लगे। फ्यूचर में ली पहले ही मर चुका था। इतनी भयानक मौत कि मून अब भी इसे याद करके कांप रहा था। मून ने गहरी सांस ली और अपने बेड पर खुद को पटक दिया। रिलैक्स, अभी कुछ नहीं हुआ है। ली की मौत अभी फ्यूचर में थी और इस बार मून उसे बचा सकता था। वो बीते हुए हादसे याद नहीं करना चाहता था, वो उन्हें बदलना चाहता था। पर तभी एक और नोटिफिकेशन ने उसे चौंका दिया। यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द अरीना ट्यूटोरियल। सिस्टम ने उसे बताया कि 10 मिनट में वो समन होने वाला है और प्रिपेयर करने का टाइम आ चुका था। मून अब पहले जैसा नहीं था। अब वो एक पैथेटिक मैजिक इनेप्ट लूजर नहीं बल्कि रिग्रेस्ड पावर हाउस था। उसने सिस्टम को अर्ली एंट्री देने को कहा और अ ह्यूज जंगल डॉट एनर्जी बैरियर सो पार्टिसिपेंट्स। मून नॉस्टैल्जिक फील कर रहा था। ये वही मैप था जहां पिछली जिंदगी में वो 10 सेकंड भी नहीं टिक पाया था। रूल्स, टेरिटोरी कैप्चर या ओपोनेंट्स को एलिमिनेट करके पॉइंट्स कमाओ। टॉप रैंकर्स को रिवॉर्ड्स मिलेंगे। मून ने इस बार सेफ प्ले करने की सोची, लेकिन तभी सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। ज़्यूस इज वॉचिंग यू विद इंटेंस फोकस। ब्रू, अब क्या? न्यू मिशन, अचीव फर्स्ट प्लेस टू गेन 1000 अचीवमेंट पॉइंट्स। मून सीधे हंस पड़ा। ज़्यूस इतना बड़ा गॉड है और बस 1000 पॉइंट्स ऑफर कर रहा है। मून ने मजे लेने के लिए आसमान की ओर देखा और पूछा, 100 बिंदु और जोड़ दो, क्या जाता है? बस। जीस की आंखों से बिजली कड़कने लगी। मून ने तुरंत कहा, भाई मजाक कर रहा था। जीस, द रूलर ऑफ ओलिम्पस और सरप्राइजिंग स्टिंजी। मून को इस गॉड की पर्सनैलिटी अब समझ में आने लगी। कहीं दूर 2 पेड़ों पर खून के छींटे थे। एक लाश जमीन पर पड़ी थी, गर्दन में तीर धंसा हुआ। पास ही एक आदमी खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसका नाम था किम। किम लूटने में बिजी था। उसके लिए किल से ज्यादा लूट की वैल्यू थी। मैजिक अवेकनेस एकेडमी से निकाले जाने के बाद उसने ठान लिया था कि अब वो ऑर्डिनरी नहीं रहेगा। मून जंगल में उन जगहों को देख रहा था जो पिछली जिंदगी से याद थीं। वो एक छोटे से रिवर स्ट्रीम के पास पहुंचा। अगर मुझे ठीक से याद है तो किम यहीं छिपा हुआ था और जैसे ही मून स्ट्रीम के किनारे बैठा, किम की आंखें चमक गईं। फ्री किल। किम ने बाव उठाया और मून की तरफ तीर छोड़ा, लेकिन मून ने उंगलियां चटकाई
और स्ट्रीम से एक वाटर जेट उठा जिसने एरो को 2 टुकड़ों में काट दिया। किम शॉक में आ गया। यू मैजिक यूजर हो? मून ने स्मग किया। नॉट रियली। मून ने एक और स्नैप किया और पास के पेड़ की शाखाएं फट गईं, कॉजिंग स्मॉल एक्सप्लोजन्स। किम ग्राउंड पर गिर पड़ा। डैम, ये कौन सा मैजिक है? लेकिन किम हार मानने वाला नहीं था। उसने बाव उठाया और दूसरा तीर छोड़ा। बूम! एरो और बो दोनों ही टुकड़े टुकड़े हो गए। मून दूर से खड़ा हुआ हंस रहा था। ब्रो, तुम्हारी मूवमेंट्स ठीक हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम आई एम फॉर योर हेड। किम गुस्से में आगब्बूला हो गया। तू मुझसे मजाक कर रहा है? किम ने गिरा हुआ बो उठाया, उसके 2 टुकड़े पकड़कर दौड़ पड़ा। मून फिर से स्नैप करने ही वाला था जब किम ने पीछे से एक हिडन डैगर निकाला, पर मून मुस्कुराया। स्विफ्ट स्टेप, AB ग्रेट राइट। किम शॉक में था। मून पहले से जानता था कि किम उसे सरप्राइज अटैक करने वाला है। अब गेम असली लेवल पर पहुंच चुका था। किम शॉक में पीछे हट गया। तू मेरे बारे में सब कैसे जानता है? मून ने स्मर्क किया। यही वो पल था जिसका उसे इंतजार था। जमीन से तेज स्पाइक्स निकले, सीधा किम की छाती चीरते हुए। किम ने खून उगला। उसकी आंखों में डिसबिलीफ था। तू अवेकनर एकेडमी से है? मून हंस पड़ा। ब्रो, उस जगह में मेरे जैसे बंदे को घुसने भी नहीं देंगे। स्पाइक्स ने पूरी तरह किम का सीना भेद दिया। उसकी लाइफलेस बॉडी धीरे धीरे डीमैटेरियलाइज होने लगी। मून ने उसके कॉप्स को ध्यान से देखा। सम हाई लेवल गिल्ड का बंदा लगता है और ये हाई क्वालिटी कनेक्शन डिवाइस यूज कर रहा था। मतलब ट्यूटोरियल में एलिमिनेशन का असर रियल वर्ल्ड में कम था, पर मेन अरीना में ऐसा नहीं होगा। अरीना में हार का मतलब होता है रियल वर्ल्ड में भी मौत। और सबसे डरावनी चीज, एलिमिनेटेड प्लेयर्स की मौत के बाद जो अनडिफीटेड मॉन्स्टर्स अरीना में रहते हैं वो बाहर निकल आते हैं। इसी वजह से किसी भी देश की स्ट्रेंथ उसकी टॉप रैंक प्लेयर्स की संख्या से डायरेक्टली जुड़ी होती थी। लेकिन फिर भी ग्रेट कैलामिटी के समय कोई भी नेशन अपनी ग्राउंड होल्ड नहीं कर पाया था। पर वो तो फ्यूचर की बात है। मून ने खुद को काल्म किया। पहले प्रेजेंट पे फोकस करना पड़ेगा। मून ने लीडर बोर्ड देखा और शॉक्ड रह गया। टॉप प्लेयर्स के सिर्फ 2 या 1 किल्स। इतनी देर हो गई थी ट्यूटोरियल शुरू हुए, फिर भी कोई अग्रेसिव मूव नहीं कर रहा था। ओ, तो सब सेफ प्ले कर रहे हैं। मून को समझ आ गया। गोल्ड टियर इवेंट होने की वजह से सारे पार्टिसिपेंट्स हाई लेवल ट्रेड्स, स्टैट्स और इक्विपमेंट के साथ आए थे। अगर कोई गलती से भी किसी और को मारता तो तीसरा बंदा आकर उनकी लूट छीन सकता था। इसलिए सब टेरिटरी पॉइंट्स कलेक्ट कर रहे थे, फाइट्स अवॉइड कर रहे थे। टू बैड, मुझे फाइट चाहिए। एक कंटेस्टेंट जंगल में भाग रहा था। डर उसकी आंखों में साफ झलक रहा था। वो पागल कौन है जो मुझे फॉलो कर रहा है? मून अंधेरे से उभरता हुआ। कंटेस्टेंट जवाब मिलने से पहले ही जमीन से शार्प प्रोट्रूजन्स निकले और बंदा एक झटके में इम्पेल हो गया। मून ने स्पाइक्स हटाए और बॉडी को एनालाइज किया। डैम, ये बंदा आर्मरी पहनकर भी इतना तेज दौड़ रहा था। इम्प्रेसिव। अगर मैंने फर्स्ट मूव नहीं लिया होता तो इसे पकड़ पाना नामुमकिन था। मून अब पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट था। अब मुझे एम्बुश की चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर तभी स्टेटस विंडो फ्लैश हुई। क्राफ्टिंग लेवल बढ़ा और सबसे बड़ी हैरानी, फिलोसफर्स स्टोन का लेवल बढ़ गया। वेट, ये भी लेवल अप करता है? मून सोच में पड़ गया। कमजोर, डरपोक खिलाड़ियों को टारगेट करना सरप्राइजिंगली अच्छा स्ट्रेटेजी निकला। अब लीडर बोर्ड में उसकी पोजीशन टॉप पर आ रही थी। मून ने आगे पॉइंट कलेक्शन जोन की ओर नजर दौड़ाई, पर वहाँ कुछ अजीब था। वेट, इतने सारे लोग एक जगह पर डेड कैसे हो सकते हैं? मून ने झट से पेड़ के पीछे छुपकर सिचुएशन एनालाइज करनी शुरू की। फिर उसने मैच स्टैट्स चेक किए। 4 खिलाड़ी एडवांसमेंट पॉइंट्स के करीब पहुंच चुके हैं और ये चारों शुरुआत से टॉप रैंकर्स में थे। मून को सच्चाई समझ आ गई। ये लोग टीम बनाकर चीट कर रहे हैं। ब्रह, ये सपोज टू बी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है और यहाँ भी टीमिंग। मून को अब सच में गुस्सा आने लगा था। इन चारों का प्लान क्लियर है। ये पॉइंट कलेक्शन जोन को एक ट्रैप बना रहे हैं और गेस करो अब कौन इस ट्रैप को ब्रेक करेगा? मून स्मर्क करता हुआ आगे बढ़ा। फॉर्मेशन एनालिसिस डन। मून ने टीम की बैटल सेटअप को स्कैन किया। शील्ड बेरर सामने प्रोटेक्शन के लिए, आर्चर पीछे से कवरिंग फायर देने के लिए, 2 सोर्ड विल्डर्स फ्लैंक्स गार्ड करने के लिए। नॉट बैड। मून ने स्मर्क किया। ये सेटअप लगभग इम्पेनिट्रेबल था, लेकिन अजेय नहीं। मून पूरे मैच में अपनी एनर्जी कंजर्व कर रहा था। टास्क का रिवॉर्ड कम कर दिया गया था, इसलिए उसे फालतू की फाइट्स अवॉइड करनी पड़ी। पर अब चीजें बदलने वाली थी। अगर ये लोग चीटिंग करके जीतना चाहते हैं तो मैं इन्हें उन्हीं के गेम में हरा दूंगा। ली टीम की आर्चर ऊब कर गम चबा रही थी। गिवान, शील्ड बेरर, कोई दिखा? ली नहीं, कोई नहीं आ रहा। गिवान झुंझलाया। तेरा ऑरा कमजोर हो रहा है क्या? ली ने चिढ़कर जवाब दिया। बेवकूफ, मेरी एनहांस्ड साइट मैजिक पर चलती है, ऑरा पर नहीं। कैंग ने बहस बंद कराई। चिल, अभी तक मैं 60% पॉइंट्स गैदर कर चुका हूँ। बाकी टीम भी जल्द ही कमा लेगी। गिवान, तेरा किल काउंट भी बढ़ा देंगे। गिवान थोड़ा सरप्राइज था पर ग्रेटफुल भी। ली भाई, मैं बाहर घूमने जा सकती हूँ, यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा। कांग झिनका। मून आए थोड़ा अजीब बंदा है।
ली हंस पड़ी। प्लीज, मैंने सारे गिल्ड मेंबर्स की लिस्ट चेक कर ली, मून का नाम नहीं है, नूब होगा। कांग गंभीर था। तू समझ नहीं रही, एक नो नेम रुकी ने 11 किल्स कैसे कर दी? ज्यादा मत सोच, वो सब लो लेवल रुकीज रहे होंगे। अगर मून सच में स्ट्रांग होता तो अब तक यहाँ पहुंच चुका होता। फिर उसने कैंग का हाथ पकड़कर कहा, चल बाहर स्वीप करते हैं, फॉर्मेशन में निकलते हैं। कैंग को बीते फेलियर्स याद आए। स्कॉर्पियन गिल्ड ने उन्हें हाई टियर इक्विपमेंट दिया था, अब वे ज्यादा प्रिपेयर्ड थे, पर ली थोड़ी एब्सेंट माइंडेड लग रही थी। मून अब भी छुपा हुआ था। ली ने मैजिकल साइट एक्टिवेट की और झट से एक डिस्टेंट ट्री के पीछे छुपे मून को डिटेक्ट कर लिया। चंद्रमा, तू छुपा हुआ है, दिख गया है। उसने एरो उठाया और सीधे चंद्रमा पर दागा। स्नैप! मून ने एक अर्थ बैरियर खड़ा कर दिया। एरो बैरियर से टकराते ही चकनाचूर हो गया। टीम शॉक में थी। कैंग ने चौंक कर पूछा, ये कौन सा मैजिक है? ली स्तब्ध थी। नहीं हो सकता। मून को तुरंत समझ आ गया, ली की मैजिकल साइट बी रैंक है, नॉट बैड। ली कंफ्यूज थी। तुझे मेरी एबिलिटी की रैंक कैसे पता? मून शांत लहजे में बोला, खूब पढ़ाई की है। ली गुस्से से एरो रेडी करने लगी। अच्छा, देखते हैं कितनी नॉलेज है तेरी। पर इससे पहले कि वो फायर करती, कैंग ने आगे बढ़कर डायरेक्टली मून से बात की। तू ही वो मून है जिसने 11 कंटेस्टेंट्स मारे? मून ने शोल्डर श्रग किया। चुप, तू कौन है? कैंग ग्रिन्ड, मैं कैंग, इस टीम का लीडर। मून ने झट से अंदाजा लगा लिया, हाँ, पहले से ही टॉप रैंक पर है। इंटरेस्टिंग। कैंग ने एक अनएक्सपेक्टेड ऑफर दिया, मून हमारी टीम ज्वाइन कर। क्या? पूरी टीम भड़क उठी। ली गुस्से से चीखी, तू पागल हो गया है? गिवान, शील्ड बेयर, तुझे होश भी है कि क्या बोल रहा है? कैंग शुक हिज हेड। सुनो मेरी बात, मून बिना किसी आर्मर या वेपन के 11 प्लेयर्स मार चुका है। ये नॉर्मल नहीं है, इसका मतलब ये एस रैंक मेज है। ली फ्यूरियस हो गई। और अगर उसने हमसे दगा कर दिया तो? कैंग शांत, रिस्क वर्थ टेकिंग है, मेजेस रेयर होते हैं, इवन स्कॉर्पियन गिल्ड में भी। अगर मून हमारी टीम में आ जाए तो हम गिल्ड में सबसे ऊपर पहुंच सकते हैं। मून बड़े मजे से उनकी बातचीत सुन रहा था। तो ये लोग मान चुके हैं कि मैं उनकी टीम में आ रहा हूँ। इंटरेस्टिंग। मून ने धीरे धीरे स्मर्क किया। बट हु सेड आई वॉज इंटरेस्टेड? मून ने उंगलियां चटकाई और जमीन कांपने लगी। मून, ये एरोगेंस टिपिकल मेज वाली है। कैंग ने मून की काल्म लेकिन कॉन्फिडेंट डिमीनर को घूरते हुए कहा। मून ने हंसते हुए सिर हिलाया। ना, मैं बाकी मेजेस जैसा नहीं हूँ, पर मुझे बता, असली प्रॉब्लम क्या है? कैंग ने समझाया कि स्कॉर्पियन गिल्ड को सिर्फ रिजल्ट्स चाहिए होते हैं। रूल्स, पब्लिक ओपिनियन और फेयरनेस से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तुम्हारा आखिरी मौका है, चुपचाप हमारी टीम ज्वाइन कर लो। मून बोर्ड एक्सप्रेशन के साथ कैंग को देखने लगा। एक्सपेक्टेड, स्कॉर्पियन गिल्ड के बंदों से यही उम्मीद थी। फिर उसने खुद ही बात खत्म करने का फैसला लिया। नो पॉइंट इन टॉकिंग, अब तुम्हें अपने फ्यूचर की नहीं, अपनी जिंदगी की चिंता करनी चाहिए। मून ने अपनी उंगलियां चटकाई। आसमान में बिजली गड़गड़ाने लगी। पूरी टीम के कानों में डेफनिंग थंडर स्ट्राइक गूंज उठा। गिवान, शील्ड बेरर, डर के मारे कांप रहा था। मून ने क्रैकलिंग लाइटनिंग से एक भयंकर स्पीयर सिंथेसाइज की। फर्स्ट प्लेस मेरा है, तुम लोगों के पैथेटिक टीम ऑफर्स की मुझे जरूरत नहीं। कांग गुस्से से चीखा, नेगोशिएशंस ओवर, ली नाउ। ली ने इंस्टेंटली एरो फायर किया, लेकिन मून ने अपनी थंडर चार्ज स्पीयर सीधा टीम की ओर घुमा दी। बीजीजी, प्योर लाइटनिंग सर्ज पूरे क्षेत्र में फैल गई। पूरी टीम शॉक में थम गई। उनकी चीखें जंगल में गूंजने लगी। मून संतुष्टि से मुस्कुराया। सिर्फ 10% स्पीयर पावर का इस्तेमाल किया और ये हाल। पर तभी कुछ अजीब लगा। वेट, सबसे बड़ा खतरा कहाँ गया? मून ने इंस्टिंक्टिवली पीछे देखा, पर कोई नहीं था। कैंग पीछे से बिजली की रफ्तार से आया। सोर्ड हाथ में चमक रही थी। मून ने तुरंत स्पीयर कैंग की ओर घुमाई। फूश! कैंग गायब हो गया। शैडो मूवमेंट। मून को अब समझ आया, कैंग एक ए रैंक प्लेयर था। उसके पास शैडो मूवमेंट एबिलिटी थी जो उसे पूरी तरह से अटैक से इवेड करने देती थी। ओके, अब मजा आएगा। मून ने अपनी सारी सेंसेस मैक्स कर ली। कैंग अचानक पीछे से प्रकट हुआ। डाई, उसकी सोर्ड सीधा मून के गले की तरफ आ रही थी। कैंग बिल्कुल फ्रीज हो गया। नीचे देखा, अर्थ स्पाइक उसकी चेस्ट को पार कर चुका था। कैंग आंखें वाइड करते हुए खून उगलने लगा। कैसे? तूने इतनी एनर्जी खर्च करने के बाद भी अटैक कैसे किया? मून ने काम टोन में जवाब दिया। लाइटनिंग स्पीयर और अर्थ स्पाइक दोनों कंप्लीटली अलग एनर्जी सोर्सेज हैं। मून ने स्पीयर से एक और थंडर सर्ज छोड़ी। कैंग पूरी तरह अनकॉन्शियस हो गया। मैच विनर मून, 15 किल्स। मून को रूलर ऑफ द ट्रेनिंग मैच का टाइटल मिला, पर फ्रस्ट्रेशन भी था। अगर मैंने स्पीयर का यूज नहीं किया होता तो मुझे 1000 पॉइंट्स मिलते। पर तभी नोटिफिकेशन, जीस प्लीज्ड, बोनस प्लस 100 अचीवमेंट पॉइंट्स ग्रांटेड। मून ने जल्दी से टोटल पॉइंट्स चेक किए। 750, नॉट बैड। ये पॉइंट्स रियल वर्ल्ड में कैरी ओवर होंगे। अब असली गेम शुरू होगा। वाइस प्रेसिडेंट एक डेस्क पर गुस्से में हाथ पटकते हुए। एक्सप्लेन। कैंग और उसकी पूरी टीम शर्म से सिर झुकाए खड़ी थी। एक अनार्म्ड रूकी ने तुम सबको धो डाला। कैंग झुके हुए स्वर में बोला, हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है सर। वाइस प्रेसिडेंट गुस्से से भड़क उठा। हाँ, मुझे स्किल्स की हार से फर्क नहीं पड़ता, पर पूरी टीम को हराने वाला एक बंदा, तुम्हारी इनकॉम्पिटेंस हमारे गिल्ड की इज्जत मिट्टी में मिला चुकी है। वाइस प्रेसिडेंट सीधे कंग के पास गया। पूरा कमरा सन्नाटे में आ गया। वाइस प्रेसिडेंट ने
पूरी टीम की तरफ घूर कर देखा। तुम लोग समझते भी हो कि क्या कर दिया है? कैंग ने गहराई से झुककर माफी मांगी। मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। पर वाइस प्रेसिडेंट हंसा। तू अब जिम्मेदारी लेने के लायक भी नहीं रहा। फिर उसने कैंग के सामने एक कॉन्ट्रैक्ट फेंका। साइन इट। कैंग ने पेपर्स उठाए। ये क्या है? एक पेनल्टी कॉन्ट्रैक्ट। अगले 10 साल तक जो भी रिवॉर्ड्स मिलेंगे सब गिल्ड को जाएंगे। गिवान शील्ड बेरर बोल पड़ा। सर, ये बहुत ज्यादा सजा है। पर वाइस प्रेसिडेंट झपट कर उसके गले को पकड़ लिया। तू मुझे चैलेंज कर रहा है? गिवान घुट घुट कर सांस लेने लगा। से सॉरी सर। वाइस प्रेसिडेंट ने उसे जमीन पर धक्का दिया। बेटर, अब साइन करो या कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहो। कैंग ने पेन उठाई। डैम इट। क्लिक। सिग्नेचर डन। स्कॉर्पियन गिल्ड की दुनिया में हार की कोई माफी नहीं थी। स्योंगसैम गिल्ड के हेडक्वार्टर्स में हलचल मची हुई थी। हर कोई शॉक और माहौल फुल ऑन सीरियस लग रहा था। गिल्ड डायरेक्टर पार्क अपने ऑफिस में बैठे थे। सामने 3 खिलाड़ी खड़े थे। उनमें से एक था कैंग। पार्क डिसबिलीफ में सिर हिलाते हुए बोला, देखो, हारने का कोई इशू नहीं है, लेकिन जो हुआ वो लॉजिक के बाहर है। यंग, जो उन प्लेयर्स में से एक था, ने जल्दी से हामी भरी। सर, मैं भी शॉक में हूँ। मून ने जिस तरह मैजिक यूज किया वो कम्प्लीटली रेकलेस था, और फिर भी उसने 15 किल्स कैसे कर ली? एक और खिलाड़ी बोला, सर, मून ने एक हाथ से 4 रैंकेड प्लेयर्स की पूरी टीम उड़ा दी। ये कैसे पॉसिबल है? पार्क ने गहरी सांस ली और बोला, देखो, स्योंगसाम गिल्ड में हारने पर पनिशमेंट नहीं मिलती, पर यह परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के लिए एक वेकअप कॉल होना चाहिए। खिलाड़ी वहां से चले गए, लेकिन पार्क अब भी सोच में डूबे थे। उन्होंने अपनी असिस्टेंट यून की तरफ देखा और पूछा, मून के बारे में कुछ नया पता चला? यून ने रिपोर्ट पढ़ते हुए कहा, हम अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन कंफर्म हुआ है कि जिन 4 प्लेयर्स को मून ने हराया वे स्कॉर्पियन गिल्ड से थे। पार्क ने क्यूरियोसिटी से पूछा, रैंक्स क्या थीं? यून ने काल्म आवाज में जवाब दिया, 3 बी रैंक और एक ए मिनस रैंक। पार्क ने रिपोर्ट स्किम की और आईब्राउ फरो किया। मून ने अकेले इन्हें कैसे हराया? यून ने अंदाजा लगाया, वो शायद मैजिक क्लास का है और पावरफुल फायर बेस्ड एबिलिटीज यूज करता होगा। पार्क ने सिर हिलाया, पर लेवल 1 प्लेयर इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? हाई टियर स्पेल्स कास्ट करने में काफी टाइम लगता है। यून ने थोड़ा पॉज लिया और फिर कहा, पर सर, मून ने तो बस फिंगर स्नैप किया और स्पेल एक्टिवेट हो गया। क्या यह पॉसिबल है कि उसकी एबिलिटीज एस रैंक या उससे भी ऊपर हो? पार्क कुर्सी पर लीन करते हुए गहरी सोच में पड़ गए। कुछ ना कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। कोई ऑर्डिनरी बंदा ऐसा नहीं कर सकता। यून ने एकदम ब्लंटली कहा, सर, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मून के पास किसी कॉन्स्टलेशन का सपोर्ट है? पार्क ने सिर हिलाते हुए कहा, इसके अलावा कोई और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। यून स्केप्टिकल लग रही थी, लेकिन सर, वो अभी भी एक लेवल 1 प्लेयर है और वो भी सिर्फ एक ट्रेनिंग मैच जीता है। कोई कॉन्स्टलेशन उसे क्यों सपोर्ट करेगा? पार्क कुछ बोलने ही वाले थे कि तभी उनके ऑफिस में अचानक फ्लेम्स भड़क उठी। यून पीछे हट गई, शॉक्ड थी। सामने एक खूबसूरत औरत खड़ी थी जिसने एक कूल स्माइल के साथ कहा, रिलैक्स डायरेक्टर पार्क, तुम मुझसे इतना डर क्यों रहे हो? पार्क ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मिस जून, तुम यहाँ क्यों? जूनियर ने कैजुअली डेस्क पर बैठते हुए कहा, बोर हो रही थी। एकेडमी अब मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं देता। और हाँ, तुमने मेरा लाइव ब्रॉडकास्ट देखा या नहीं? पार्क ने ऑकवर्डली हंसते हुए कहा, बिजी था। जून ने कोई एक्सक्यूज नहीं सुना, सीधा उसकी डेस्क से रिपोर्ट उठा ली और पढ़ने लगी। तो ये है मून का डेटा। मीनवाइल, मून ने मैच खत्म होते ही अपने बेड पर खुद को फेंक दिया। पूरी बॉडी में एग्जॉस्शन था, लेकिन दिमाग में एक ही चीज थी, फाइनली इट्स ओवर। तभी अचानक सिस्टम नोटिफिकेशंस पॉप अप हुई। उसका लेवल 2 रैंक्स बढ़ चुका था। मून ने डिटेल्स चेक की और देखा कि फिलोसोफर्स और स्टोन भी एक रैंक ऊपर चला गया था। उसने हल्के से साई लिया। अगर ये स्टोन नहीं होता तो मैं अब तक लेवल 3 पहुंच चुका होता। उसने स्टेटस डिस्प्ले खोला और कंफर्म किया। हाँ, वह लेवल 3 पर पहुंच चुका था, लेकिन तभी उसकी नजर उसकी स्टैट्स पर पड़ी। स्ट्रेंथ, एजिलिटी, विटैलिटी, ये अब भी कमजोर है, पर एक चीज जो क्लियर थी, उसका क्राफ्टिंग पावर पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था। मून ने सोचा, अगर मेरे एक्चुअल लेवल लो हैं, लेकिन फिलोसोफर्स स्टोन हाई लेवल पर पहुंच रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मैं अरीना में बाकी लेवल 3 प्लेयर्स से काफी आगे हूँ। वह सैटिस्फाइड था, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया, उसकी क्रश माकी का फ्रस्ट्रेशन जब उसकी टाइटल अनचेंज रह गई थी। अब देखते हैं मेरा टाइटल बदला या नहीं। मून को धीरे धीरे समझ आया कि यह सब नॉर्मल था। फिर उसकी नजर एक नए टाइटल पर पड़ी, रूलर ऑफ द ट्यूटोरियल मैचेस, जो उसे डिसाइसिव विक्ट्री के लिए मिला था, लेकिन कोई बेनिफिट्स लिस्ट नहीं थे। उसने गौर किया कि ज्यादातर टाइटल्स की कोई खास वैल्यू नहीं दी जाती थी, जो उसे अजीब लगा। टाइटल्स अर्ली स्टेज में मिलना रेयर था, लेकिन यूजलेस नहीं, क्योंकि मल्टीपल टाइटल्स होने से अचीवमेंट स्टोर में ज्यादा रिवॉर्ड्स अनलॉक हो सकते थे, जो सिर्फ गोल्ड रैंक प्लेयर्स के लिए अवेलेबल था। अब उसके सामने एक नया सवाल था, अपने करंट पॉइंट्स को कैसे इन्वेस्ट करे? क्या सारे पॉइंट्स ट्रांसम्यूटेशन एनर्जी में डाल दे? फिलोसोफर्स स्टोन पावरफुल था, लेकिन फिर भी
इक्विवेलेंट एक्सचेंज के रूल को मानता था। मून को अचानक वो 15 लाख पॉइंट्स याद आए जो उसने पहले वेस्ट कर दिए थे। एक इरिटेशन सी महसूस हुई। वो जानता था कि सिर्फ ट्रांसम्यूटेशन या क्राफ्टिंग पावर बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। इंस्टेड उसने सोचा कि सभी स्किल्स को कम से कम इंटरमीडिएट लेवल 5 तक ले आना ज्यादा बेहतर रहेगा। तभी उसे एक क्रेजी आइडिया आया। उसने फिलोसोफर्स स्टोन से पूछा, तू कुछ भी बना सकता है, राइट? स्टोन ने एक हल्का सिग्नल दिया जिसे मून ने कॉन्फर्मेशन की तरह समझा। एक्साइटेड होकर उसने दूसरा सवाल पूछा, क्या तुम एक इंसानी शरीर बना सकते हो? डेड साइलेंस। स्टोन ने कोई जवाब नहीं दिया। मून इंस्टेंटली समझ गया ये इम्पॉसिबल था। एल्केमी में ह्यूमन ट्रांसम्यूटेशन फॉरबिडन थी। उसने सोचा कि फेमिलियर ट्रांसफॉर्मेशंस में मॉन्स्टर्स या क्रीचर्स बनाना कॉमन था। वो इन टेक्निक्स को अच्छे कामों के लिए यूज करना चाहता था, ठीक वैसे ही जैसे 21वीं सदी की साइंटिफिक एडवांसमेंट्स ने ह्यूमैनिटी को बेनिफिट किया। लेकिन फिर अचानक एक सवाल उठा, क्या वो सच में हमेशा अच्छे काम ही करेगा? कुछ देर सोचने के बाद उसने खुद को जवाब दिया, हाँ, यही मेरा इरादा है। लेकिन फिर हेजिटेशन आई। अगर हालात मुझे कुछ और करने पर मजबूर कर दें तो वो अपने गोल को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। तभी फिलोसोफर स्टोन ने फिर से उससे बात की। मून ने काल्म होकर स्टोन को रिस्पॉन्ड किया, हाँ, मुझे पता है कि ह्यूमन ट्रांसम्यूटेशन डेंजरस है। लेकिन स्टोन का जवाब शॉक देने वाला था। असल दिक्कत ये नहीं है जो तुम सोच रहे हो। मून कंफ्यूजन में पड़ गया। तो असली दिक्कत क्या है? उसने फिलोसोफर्स स्टोन से एमरल्ड टैबलेट के बारे में पूछा। क्या वो किसी दूसरे आर्टिफैक्ट की बात कर रहा था जो एमरल्ड टैबलेट जैसा था? स्टोन के जवाब से चीजें क्लियर हुई। जब मून ने पहली बार एमरल्ड टैबलेट को हासिल किया था तब उसमें ह्यूमन ट्रांसम्यूटेशन का कोई जिक्र ही नहीं था। उसे तब लगा था कि यह एक क्वालिफिकेशन टेस्ट था और उसने इसे सफलतापूर्वक पास किया था। एमरल्ड टैबलेट ने उसे अपने ओनर के रूप में एक्नॉलेज किया था। मून को याद आया कि यह आर्टिफैक्ट सिर्फ उसके राइटफुल ओनर के लिए काम करता था। अगर कोई और इसे चुराने की कोशिश करता तो वो सीधा राख में बदल जाता। अगर मैं क्वालिफिकेशन टेस्ट फेल कर जाता तो इस थॉट ने उसे हल्का सा डरा दिया। अब सवाल यह था, क्या फिलोसोफर्स स्टोन को डर था कि वह भी इसी तरह के क्वालिफिकेशन टेस्ट में फेल हो सकता है? मून ने सोचा, क्या यह सेफर नहीं होगा कि मैं ह्यूमन ट्रांसम्यूटेशन का आइडिया ही छोड़ दूं? लेकिन तभी स्टोन का जवाब आया और इस बार मून लिटरली शॉक में चला गया। वेट, क्या सच में क्वालिफिकेशन फेल करने की पेनल्टी से बचा जा सकता है? मून ने एक डेफिनेटिव सवाल पूछा, क्या तुम मुझे मरने से रोक सकते हो? स्टोन का जवाब सुनकर मून ने एक ठंडी सांस ली और डिटर्मिनेशन से कहा, ठीक है, फिर मैं शुरू करने के लिए तैयार हूँ। जब तक मैं मर नहीं सकता मैं कुछ भी झेल सकता हूँ। उसने बिना हेजिटेशन के सारे पॉइंट्स ट्रांसम्यूटेशन पावर में डाल दिए। अब बारी थी फॉर्मूला के लिए रिक्वायर्ड मटेरियल्स जानने की। स्टोन ने समझाया कि यह फॉर्मूला एमरल्ड टैबलेट जैसा ही था, लेकिन इसका कलर अलग था। मून ने कॉन्सेंट्रेट किया और आर्टिफैक्ट का कलर एमरल्ड ग्रीन की जगह डीप ब्लैक पर्पल इमेजिन किया। इंफॉर्मेशन एकदम मॉडर्न स्मार्टफोन की तरह इंट्यूटिव तरीके से डिस्प्ले हुई, जिससे समझना आसान था। लेकिन तभी डिंग नोटिफिकेशन, इनसफिशिएंट ट्रांसम्यूटेशन पावर। मून को पहले से अंदाजा था कि ये होगा, लेकिन अगली नोटिफिकेशन ने उसे फ्रस्ट्रेट कर दिया। फिलोसोफर्स स्टोन रिक्वायर्स 10,000 अचीवमेंट पॉइंट्स फॉर इक्विवेलेंट एक्सचेंज। क्या 10,000 पॉइंट्स? मून लिटरली सिस्टम से लड़ने को तैयार था। तू सीरियस है? इतना ज्यादा डिमांड कर रहा है? स्टोन ने काम तरीके से रिप्लाई दिया, ये तो बहुत छोटी प्राइस है। मून ने गुस्से में नेगोशिएशन करने की कोशिश की। भाई, वो स्पीयर सिर्फ 500 पॉइंट्स की थी। लेकिन स्टोन ने उसकी बात पूरी भी नहीं होने दी। मून ने एक गहरी सांस ली। कोई ऑप्शन नहीं है, रिस्क के बिना कोई गेन नहीं। उसने 10,000 पॉइंट्स ट्रांसफर कर दिए। डिंग नोटिफिकेशन कंफर्म हुई और तुरंत ही एक अन्यायपूर्ण संवेदना महसूस हुई। अचानक मून के पूरे शरीर में एक विशाल एनर्जी फ्लो होने लगी। यह एनर्जी उसे पहले से जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन अब की बार यह उससे कहीं ज्यादा पावरफुल थी। मून के चारों तरफ एक मैसिव ऑरा फैल चुकी थी और यह सिर्फ शुरुआत थी। मून ने जैसे ही उंगलियां चटकाई, कुछ अजीब हुआ। उसके चारों ओर गहरे पर्पल कलर की एनर्जी स्वर्ल करने लगी, खासकर उसके हाथों पर। कंफ्यूज्ड होकर उसने फिलोसोफर्स स्टोन से पूछा, क्या ये एंटिटी जिंदा है? तभी एक नई नोटिफिकेशन आई। मून ने सक्सेसफुली एक अनरजिस्टर्ड लेजेंडरी आर्टिफैक्ट क्रिएट कर लिया था। इस अचीवमेंट के साथ उसे 5,000 अचीवमेंट पॉइंट्स भी मिले। साथ ही उसका टाइटल पायनियर ऑफ अल्केमी इवॉल्व हो गया था। अब उसे एक नया एडवांटेज मिला। ट्रांसम्यूटेशन में 5% एनर्जी कंजम्पशन कम हो गई। मून ने एक स्mirk दिया, इंटरेस्टिंग, इसका मतलब जैसे जैसे मेरा लेवल बढ़ेगा मेरी एफिशिएंसी भी इंप्रूव होगी। अगर उसका टाइटल इसी तरह इवॉल्व करता रहा तो एनर्जी रिडक्शन और भी ज्यादा बढ़ सकती थी। अब उसे समझ आया कि टाइटल्स असल में ग्रोथ टाइप बेनिफिट्स क्यों माने जाते हैं। जैसे ही वह अपनी अचीवमेंट्स पर सोच रहा था और नोटिफिकेशंस पॉपअप भी होने लगी, अरीना में पावरफुल कॉन्स्टलेशन एंटिटीज ने उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया था।
उनमें से एक नाम द ब्लैक गोट था। मून को साफ दिख रहा था कि उसके बारे में डिस्कशन शुरू हो चुकी थी, लेकिन उसे अभी तक ठीक से समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब था। पर इतना तय था कि यह बहुत बड़ी बात। फिर एक नई नोटिफिकेशन आई। ऑब्सीडियन टैबलेट की कैपेबिलिटीज रिवील हो चुकी थी, लेकिन जो लिखा था उसने मून को फ्रस्ट्रेटेड कर दिया। ऑब्सीडियन टैबलेट सिर्फ 20% रेप्लिका है, लेकिन इसकी पावर इमेंस और लिमिटलेस है। मून ने गुस्से में कहा, फिर से एक रेप्लिका? पहले उसने 10,000 पॉइंट्स खर्च किए और अब पता चला कि ये बस एक कॉपी है, जैसे कि एस्ट्रोफ जो सिर्फ 500 पॉइंट्स में बनी थी। पर मून ने एक चीज पर ध्यान दिया। इसका मतलब यह भी था कि उसे कोई नेगेटिव रिबाउंड इफेक्ट्स नहीं झेलने पड़ेंगे। फिलोसोफर्स स्टोन ने कंफर्म किया और मून ने राहत की सांस ली। पिछली बार की तरह दर्द सहने की जरूरत नहीं थी। उसने ऑब्सीडियन टैबलेट को ध्यान से देखा और एक और चीज समझ आई, इसके इफेक्ट्स परमानेंट थे, यानी यह कभी डिसिपेट नहीं होंगे। तभी एक रियलाइजेशन आई, अगर 10,000 पॉइंट से कंप्लीटनेस 20% बढ़ी है तो 40,000 पॉइंट्स में यह आर्टिफैक्ट पूरी तरह कंप्लीट हो सकता है। यह सोचकर मून लिटरली खुशी से उछल पड़ा। उसने ऑब्सीडियन टैबलेट को कसकर पकड़ लिया। यह एक इनक्रेडिबल क्रिएशन थी। फिलोसोफर्स स्टोन ने फिर उससे बात की। मून ने काम होकर कहा, रिलैक्स, मैं रेडी हूँ। अगर कोई पेनल्टीज हैं तो मैं फेस करने के लिए तैयार हूँ। उसने अपना स्मार्टफोन निकाला और जल्दी जल्दी फिलोसोफर्स स्टोन में एक मैसेज कोड किया। अगर कभी कुछ गलत हुआ तो स्टोन अपने आप उसके भाई शुक को नोटिफाई कर देगा। मून कोई आम इंसान नहीं था। उसने जितना दर्द सहा था शायद कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था। अरीना में फैली बीमारियों ने उसकी बॉडी और माइंड दोनों पर स्कार्स छोड़े थे, लेकिन उसने सफरिंग को एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि ग्रेट रिवॉर्ड्स रिक्वायर ग्रेट सैक्रिफाइसेस। अब उसकी पूरी अटेंशन ऑब्सीडियन टैबलेट पर थी। इस बार वह कॉन्फिडेंट था कि उसकी कैलकुलेशंस पूरी तरह सही थी और इस बार कोई पेनाल्टीज नहीं होंगी। मून ने जैसे ही ऑब्सीडियन टैबलेट पर फोकस किया, गहरे पर्पल रंग की टेंड्रिल्स उसके चारों ओर स्वर्ल करने लगी। ये पहले भी दिखी थी, लेकिन इस बार उन्होंने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने सोचा, इसका ओरिजिनल ओनर द सेलेस्टियल ब्लैक गोट था। अगर यह आर्टिफैक्ट उस एंटिटी से जुड़ा हुआ है तो यह मुझे नुकसान क्यों पहुंचाएगा। मून ने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा किया, लेकिन उसकी कामनेस ज्यादा देर नहीं टिक पाई। रेप्लिका ऑब्सीडियन टैबलेट सीक्स टू मर्ज विद फिलोसोफर्स स्टोन। मून के पास रिएक्ट करने का भी टाइम नहीं था। एक्सक्रूशिएटिंग पेन उसके पूरे शरीर में फैल गया। मून जमीन पर गिर पड़ा। उसकी बॉडी से पेल पर्पल टेंडल्स निकलकर चेन्स की तरह लिपट गईं। उसने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन टेंडल्स ने उसे जकड़ लिया। सबसे ज्यादा हॉरिफाइंग बात यह थी कि फिलोसोफर्स स्टोन ने मर्ज के लिए उसकी कंसेंट तक नहीं ली थी। दर्द और बढ़ता गया। हर फाइबर में ऐसा लग रहा था जैसे कोई बर्निंग सेंसेशन फैल रही हो। रोको, दिस इज मैडनेस, मून पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन फिलोसोफर्स स्टोन ने कोई जवाब नहीं दिया। टेंड्रिल्स की पर्पल ग्लो और ज्यादा तेज हो गई। मून का सारा एनर्जी रिजर्व तेजी से बर्न हो रहा था। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। टेंड्रिल्स धीरे धीरे गायब हो गईं और दर्द खत्म हो गया। मून एग्जॉस्टेड हालत में जमीन पर गिर पड़ा, पूरी तरह से ट्रेम्बलिंग। डिंग डिंग डिंग, फिलोसोफर्स स्टोन हैज लेवल्ड अप, न्यू एबिलिटीज अनलॉक्ड। मून ने नोटिफिकेशंस को खाली नजरों से देखा। उसका दिमाग जो कुछ भी हुआ उसे प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा था। व्हाट द हेल जस्ट हैपेंड? अरीना के दूसरे हिस्से में एक नई मैच शुरू होने वाली थी। नोटिफिकेशन सिस्टम ने अनाउंस किया, गेम मोड अटैक। 50 पार्टिसिपेंट्स को 5-5 की टीम्स में डिवाइड किया जाएगा। टीम वर्क इस मैच का प्राइमरी कंडीशन था। प्लेयर्स एक एक करके एंटर करने लगे। एक्साइटमेंट और एप्रीहेंशन उनके चेहरों पर साफ दिख रही थी। उनमें से एक था किम, वही बंदा जिसने पिछले मैच में मून का सामना किया था। किम ने स्क्रीन पर गेम डिटेल्स देखी और हल्का सा फ्राउन किया। टीम वर्क एसेंशियल है, पर अजनबियों के साथ कोऑर्डिनेट करना बैटल में आसान नहीं होता। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। प्लेयर्स काफी डाइवर्स थे। फिर उसके दिमाग में अचानक एक चौंकाने वाली थॉट आई, सिल्वर रैंक की डिफिकल्टी मैच इवोल्यूशन फेज में क्यों हो रही है? ये बात कोई सेंस नहीं करती। जब तक उसकी सोच अधूरी रह गई, अचानक उसे मून की इमेज याद आई। उसने अपनी फिस्ट्स गुस्से में भींच ली। क्या यह सब मून की वजह से हो रहा है? अगर ऐसा था तो ये उसका रिवेंज लेने का मौका था। किम ने जैसे ही और खिलाड़ियों को एंटर करते देखा, उसकी नजर एक खास ग्रुप पर जा टिकी। ये लोग फुल कॉन्फिडेंस में चल रहे थे। उनकी गियर की चमक अरीना की लाइट्स में साफ दिख रही थी, पर जो चीज सबसे ज्यादा नोटिसेबल थी वो थी उनके यूनिफॉर्म पर बना एम्बलम, स्कॉर्पियन गिल्ड। किम की आंखें सिकुड़ गईं। स्कॉर्पियन गिल्ड एक इनफेमस ग्रुप जो अपनी रूथलेस टैक्टिक्स और ट्विस्टेड सेंस ऑफ रियलिज्म के लिए जाना जाता था। ये लोग सिर्फ कंपेटिटर्स नहीं थे, ये विलेंस थे जो केओस और डिस्ट्रक्शन में थ्राइव करते थे। स्कॉर्पियन गिल्ड के मेंबर्स ने भी किम को अकेला खड़ा देख लिया। उनका लीडर, एक लंबा
ठंडी और कैलकुलेटिंग नजरों वाला बंदा सीधा किम के सामने आकर रुका। टीम्स में 5 मेंबर्स होने चाहिए, उसने मौकरी भरी आवाज में कहा। तेरी टीम कहाँ है? लीडर ने एक हल्की सी स्मर्क दी। उसकी नजरें किम को हेड टू टो स्कैन कर रही थी। आज के स्टैंड आउट स्टार्स कौन होंगे ये जल्दी ही पता चल जाएगा, उसने एरोगेंस से कहा। किम चुप रहा, लेकिन उसका जॉ कसकर भींचा हुआ था। वो जानता था कि इनसे उलझना बेकार है, लेकिन लीडर अभी भी नहीं रुका। उसकी नजर किम की गियर पर गई और उसने आईब्राव रेज की। सू सैम गिल्ड, उसने हल्की हंसी में कहा। पहली बार नाम सुना है, लगता है एजुकेशनल मैच से सीधा निकला है, लीडर ने सार्कास्टिकली कहा। वैसे भी सन सैम गिल्ड अपने मेंबर्स को ग्रेड सी से नीचे की गियर नहीं देता, मतलब तू रैंकिंग टेस्ट में फेल हो चुका है। किम की फिस्ट गुस्से में भींच गईं। उसके नाखून उसके ही हथेलियों में गड़ने लगे। वो इनकी इंसल्ट का जवाब देना चाहता था, इन्हें सबक सिखाना चाहता था, पर वो जानता था कि अभी सही वक्त नहीं था। लीडर और करीब आया। डोंट वरी, बस हमारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर, बाकी सब हम संभाल लेंगे। किम इंस्टेंटली समझ गया, ये उसे सिर्फ पॉन की तरह यूज करने वाले थे। पर तभी एक और पार्टिसिपेंट ने एंट्री ली। किम ने उसे देखा और उसकी आंखें वाइड हो गई। मून वही बंदा जिसने उसे पिछले मैच में हराया था। किम को गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और थोड़ी रिस्पेक्ट भी महसूस हुई। मून ने खुद को एक फॉर्मिडेबल ओपोनेंट साबित किया था और किम उसकी स्किल को डिनाई नहीं कर सकता था। स्कॉर्पियन गिल्ड के लीडर ने सिचुएशन देखकर हंसना शुरू कर दिया। वाओ, ये तो पूरी तरह अनएक्सपेक्टेड है। अरीना का मैच मेकिंग सिस्टम सच में गड़बड़ कर रहा है। वो अभी भी हंस रहा था। सन सैम गिल्ड का बंदा यहाँ समझ में आता है, लेकिन ये फूल बिना किसी इक्विपमेंट के कैसे आ गया? मून स्टेप फॉरवर्ड हुआ और काल्म वॉइस में पूछा, क्या तुम मुझे फूल बुला रहे हो? लीडर ने मून को इग्नोर करते हुए अपना स्पाइक्ड बॉल उसके फेस के सामने कर दिया। तुझे पता भी है तू किससे बात कर रहा है? मून ने एक हल्की साई ली। तो तुम मुझे इंसल्ट कर रहे हो? लीडर को जवाब देने ही वाला था कि कुछ अजीब हुआ। फिलोसोफर स्टोन ने खुद रिएक्ट किया। मून के दिमाग में अचानक स्टोन की आवाज गूंजने लगी, पर इस बार ये सिर्फ उससे बात नहीं कर रहा था, ये सीधा स्कॉर्पियन गिल्ड के लीडर को गालियां दे रहा था। क्या? शट अप, शट अप। मून ने दिमागी तौर पर स्टोन को चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। बात और भी वियर्ड तब हुई जब स्टोन ने डिमांड की, मुझे पैट करते रहो वरना मैं और बुरा बोलूंगा। मून का सिर दर्द से फटने वाला था। अगर मुझे पता होता कि ये होगा तो मैं किसी भी हालत में ऑब्सीडियन टैबलेट को फिलोसोफर्स स्टोन के साथ मर्ज नहीं होने देता। स्कॉर्पियन गिल्ड के मेंबर्स मून की तरफ कंफ्यूजन में देख रहे थे। उन्हें लगा कि मून डर गया है और पैनिक में रिएक्ट कर रहा है। लीडर ने फिर से हंसते हुए कहा, क्या हुआ? डर कर पीछे हट गया। एक और मेंबर ने कहा, पूछने की जरूरत ही नहीं, ये तो साफ दिख रहा है। दूसरे ने ऐड किया, शायद इसका कोई गिल्ड ही नहीं है। लीडर ने एक स्मर्क दिया और अपनी टीम से कहा, मून उन फ्रीलोडर्स में से एक लगता है जो काइंड हार्टेड लोगों से इक्विपमेंट लेने के लिए ट्रिक्स यूज करते हैं। फिर वह मून की तरफ घूमा और कहा, अब तेरा सामना चॉय से है, ये तेरे पुराने ओपोनेंट से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मून को इंस्टेंटली समझ आया, सारी बातें उसकी लैक ऑफ इक्विपमेंट पर मॉक करने के लिए हो रही थी। पर मून बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। उसने काल्म होकर जवाब दिया, अगर तुम ऐसा पनेरा सोचते हो तो तुम पूरी तरह से गलत हो। चॉय का चेहरा एंगर में डार्क पड़ गया। उसने गुस्से में अपना स्पाइक्ड बॉल जमीन पर पटका और गुस्से से चिल्लाया, क्या तू हमें बेवकूफ समझ रहा है? मून ने अनफेज्ड होकर हल्की सी स्माइल दी। तो तुम्हारा नाम चॉय है? फिर उसने कैजुअली कहा। यह सब सिचुएशन काफी एंटरटेनिंग है, पर एक बात बताओ, हायर लेवल प्लेयर्स जो मैजिक या सपोर्ट में स्पेशलाइज करते हैं वो अक्सर इक्विपमेंट पर डिपेंड नहीं करते। तुम्हें ये नहीं पता? उसने फिर से उनके आर्मर पर बने एम्बलम की तरफ इशारा किया। तुम लोग स्कॉर्पियन गिल्ड से हो, राइट? चॉय ने सोचा कि शायद मून उनकी गिल्ड की तारीफ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अगले ही सेकंड मून ने ऐसा कुछ कह दिया जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तुम लोगों के लिए मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, मैं तो तुम्हें इंसान भी नहीं मानता। स्कॉर्पियन गिल्ड के मेंबर्स गुस्से से आग बबूला हो गए। क्या कहा? तुझे इतनी हिम्मत कैसे हुई? चॉय ने गुस्से में स्पाइक्ड बॉल को कसकर पकड़ा और फ्यूरियस वॉइस में चिल्लाया, तू समझता है कि हमसे ऐसे बात कर सकता है? बिना वार्निंग दिए चॉय फुल पावर से मून की तरफ चार्ज हुआ। उसने अपना स्पाइक्ड बॉल पूरे जोर से स्विंग किया। मैं तुझे अभी के अभी कुचल दूंगा। मून ने हल्की सी स्मर्क दी। कॉन्फिडेंस उसकी आंखों में साफ दिख रही थी और जैसे ही चॉय का हथियार उस तक पहुंचा, मून ने अपनी उंगलियां चटकाईं और अगला ही मोमेंट स्पाइक्ड बॉल अचानक वहीं रुक गया। मून के स्नैप करते ही लीडर की पूरी बॉडी अनकंट्रोलेबली शिवर करने लगी। वह अपनी जगह पर जम गया था और मून ने उसका हथियार सीधा पकड़ लिया। तभी मून के चारों ओर एक गहरी हरी ऑरा स्वर्ल करने लगी और उसकी बॉडी से एक मस्कुलर हैंड सिंथेसाइज हुआ। यह हाथ उसकी स्ट्रेंथ को 10 गुना बढ़ा रहा था। लीडर की आंखों में डिसबिलीफ था। मैं इस पैथेटिक लुकिंग लड़के से ओवरपावर हो रहा हूँ। वह कुछ करना चाहता था, लेकिन कोई काउंटर मूव ही नहीं था। मून ने एक मॉकिंग टोन में कहा, तो मैं सोच रहा था कि तेरी एजिलिटी बहुत हाई होगी, लेकिन असल में तेरी मेन स्टैट स्ट्रेंथ थी। उसने थोड़ा पॉज लिया और सार्कास्टिकली बोला, या फिर शायद तेरे पास कुछ था ही नहीं, बस कोई बेसिक टाइटल या ट्रेट जो तुझे थोड़ी बूस्ट दे रहा था। चॉय की शेकिंग फेस डिस्टॉर्टेड एक्सप्रेशन से भरी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था
कि मून क्यों एकदम अनफेज्ड खड़ा है। तभी स्कॉर्पियन गिल्ड के बाकी मेंबर्स अपने लीडर को बचाने के लिए दोनों तरफ से जंप मारकर मून की तरफ अटैक करने लगे। मून अभी भी लीडर से जूझ रहा था, लेकिन तभी उनमें से एक को सीधा हेल भेज दिया गया, और वो भी किसी और ने नहीं बल्कि किम ने। किम ने तेजी से कहा, मैं भी लड़ रहा हूँ, इसलिए अपनी नजरें दुश्मनों से हटाओ मत। स्कॉर्पियन गिल्ड का आखिरी बचा हुआ मेंबर इनसेन स्पीड से किम की तरफ जंप किया उसे खत्म करने के लिए, पर मून ने फिर से स्नैप किया और अगले ही सेकंड स्प्लर्ट, एक स्टोन प्रोट्रूजन सीधा उस बंदे की चेस्ट को पियर्स कर गई और वो सीधे ऊपर उड़कर हेल में जा गिरा। ठीक वैसे ही जैसे एंट्रेंस राउंड में किम को एलिमिनेट किया गया था। अब लीडर अकेला बचा था। उसने अपनी गिरती हुई टीममेट्स की ओर होपलेस नजरों से देखा। वे यूजलेस डमीज की तरह गिर रहे थे। अब उसे स्पष्ट रूप से समझ में आ गया कि मून के पास ए रैंक स्ट्रेंथ ट्रेट था और उसका स्टैट डिस्ट्रीब्यूशन प्योर स्ट्रेंथ और एगिलिटी पर फोकस करता था, और यह सब सिर्फ एक हाथ में था। एक न्यूबी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? लीडर के दिमाग में सवाल घूम रहे थे, लेकिन मून को उसकी फ्रस्ट्रेशन इरिटेट कर रही थी। मून ने लीडर के हथियार को दोनों हाथों से पकड़ा और उसे दो टुकड़ों में चटका दिया। क्रैक! लीडर की आंखें शॉक में फैल गईं। उसका ए रैंक का शक्तिशाली हथियार किसी टूटी हुई गुड़िया की तरह बिखर चुका था। मून ने एक हल्की हंसी के साथ कहा, फाइनली तुझे एक सही एक्सप्रेशन मिला। फिर उसने कोल्डली कहा, ब्लेम करने के लिए तेरे पास कोई नहीं है, क्योंकि अटैक पहले तूने ही किया था जब मैं तेरे साथ पोलाइटली बात कर रहा था। लीडर ने अपनी जिंदगी का अंत अपनी आंखों से देखा। नॉट एवरीवन इज वर्थ मेसिंग विद। अरीना में चारों तरफ खून बिखरा हुआ था और मून लाइफलेस बॉडी को सीरियस एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था। अब उसे एहसास हुआ कि यह अरीना एक टिपिकल सिल्वर रैंक ऑफेंस से कहीं ज्यादा हाई डिफिकल्टी लेवल का था, लेकिन इसका मतलब यह भी था कि रिवॉर्ड्स भी कहीं ज्यादा होंगे, क्योंकि यह एक अटैक मोड कैटेगरी थी। मून को पता था कि जितने कम लोग बचे रहेंगे उतने ज्यादा रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अब उसे समझ आया कि लोग दूसरों के गियर के पीछे इतने एग्रेसिव क्यों थे। फिर उसने स्टेटस विंडो देखा। उसने अभी जो स्ट्रेंथ सिंथेसाइज की थी वह एक स्किल थी। ओगर्स बॉडी टिश्यू पर यह स्किल सिर्फ 15% पावर पर चल रही थी। मून ने सोचा, अगर मैं इसे परफेक्ट आर्म तक ले जा सका तो यह सब वर्थ इट होगा। यही कारण था कि उसने फिलोसोफर्स स्टोन के फ्यूजन रिक्वेस्ट को वैलिड माना था। पर अचानक उसकी कंसंट्रेशन टूट गई। किम उसके पीछे खड़ा था और उसे थैंक्स बोल रहा था। मून को एकदम क्लैरिटी आई। उसने खुद अपनी टीम के लोगों को मार दिया था और अब बस एक ही बंदा बचा था। पर किम के ऑपोजिट मून तो उसे पूरी तरह से भूल ही चुका था। मून ने थोड़ा सोचा, ये कौन है? फिर उसे याद आया, ओ ये वही ब्रैट है जिससे मैं रिवर के पास लड़ा था। पर इस बार किम थोड़ा ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक लग रहा था। उसने मून की तरफ हाथ बढ़ाया खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए। किम, सन सैम गिल्ड से। मून ने गिल्ड का नाम सुना और शॉक में फ्रीज हो गया। वेट, सन सैम गिल्ड? वो तो जून की गिल्ड थी। किम ने मून की सडन रिएक्शन देखकर सोचा, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? लेकिन मून ने इग्नोर कर दिया और कैजुअली कहा, नहीं, बस एक सेकंड के लिए लॉस्ट इन थॉट हो गया था। मून ने फाइनली किम से हैंडशेक किया और कहा, चलो इस राउंड को जीतने के लिए अपना बेस्ट दें। किम थोड़ा अनश्योर था। हम सिर्फ 2 लोग बचे हैं, कैसे करेंगे? पर मून जानता था कि सिस्टम टीम के मरे हुए खिलाड़ियों को एक्सीडेंट मानता था, इसलिए कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिलने वाला था। हम बस 2 ही हैं और हमें इस टीम को वैसे ही कैरी करना होगा। थोड़ी देर बाद सारे पार्टिसिपेंट्स की मैचिंग हो गई और अरीना स्टार्ट हो गया। सिस्टम ने अनाउंस किया, समय सीमा 30 मिनट। मून और किम जंगल अरीना में टेलीपोर्टेड हो गए। मून ने बिना एक सेकंड भी वेस्ट किए सीधा ऑब्जेक्टिव की तरफ भागना शुरू कर दिया। हमारी टीम पहले से ही शॉर्ट है, हमें फास्ट मूव करना होगा। पर जैसे ही मून आगे बढ़ा उसे एक ठंडी सी फीलिंग आई। उसने ऊपर देखा, ज़्यूस और द ब्लैक गोट दोनों उसे देख रहे थे। ब्लैक गोट की आंखों में डीप सेटिस्फैक्शन थी। मून के एक्शन से वो पूरी तरह खुश था। मून को जबरदस्त शॉक लगा जब उसने देखा कि ज़्यूस और द ब्लैक गोट दोनों उसे घूर रहे थे। वेट, ये दोनों मुझे क्यों देख रहे हैं? वो कोई हाई रैंक्ड इंडिविजुअल नहीं था, उसे एक प्लेसमेंट टेस्ट दे रहा था। लेकिन फिर भी ये 2 कॉन्स्टलेशंस उस पर इतना ध्यान क्यों दे रहे थे? मून को यह भी पता था कि ये कॉन्स्टलेशंस हमेशा अपने स्पॉन्सर्ड प्लेयर्स को भी नहीं देखते, लेकिन यहाँ तो वो लगातार उसी पर नजर रखे हुए थे। पर इससे पहले कि मून इस मिस्ट्री पर और सोचता, सिस्टम ने अनाउंसमेंट कर दी, टारगेट लोकेशन सेट, गॉब्लिन स्ट्रॉन्गहोल्ड, टाइम लिमिट 30 मिनट्स। मून शॉक में था। गॉब्लिन स्ट्रॉन्गहोल्ड, 30 मिनट में इसे क्लियर करना है। ये स्ट्रॉन्गहोल्ड्स आमतौर पर चेक पॉइंट्स माने जाते थे और हर मैप की एनवायरनमेंट और स्ट्रक्चर के हिसाब से थोड़ा अलग होते थे। लेकिन असली प्रॉब्लम यह थी कि मून इतना हाई लेवल्ड नहीं था। स्ट्रॉन्ग होल्ड मेरे सामने कैसे आ सकता है? मून के दिमाग में सवाल घूम रहे थे। प्लेटिनम रैंक से नीचे के खिलाड़ियों के लिए चेक पॉइंट्स आने की कोई संभावना नहीं थी। लेकिन फिर मून ने थोड़ा गहराई से सोचना शुरू किया। वेट, स्कॉर्पियन गिल्ड के ट्रियो और किम प्लेसमेंट टेस्ट के नॉर्मल लेवल से काफी आगे निकल चुके थे और मेरे पास थंडर वेपन और सिंथेसिस की इनसेन पावर थी।
क्या स्ट्रॉन्ग होल्ड इसी वजह से ट्रिगर हुआ? मून ने एक हल्की स्मर्क दी। जो भी हो, इसका अपसाइड तो जबरदस्त होगा। अगर ये हो ही गया है तो मैं बस सारे गोबलिन्स को साफ कर दूंगा और सारे किल रिवॉर्ड्स मैं ही ले जाऊंगा। मून ने किम की तरफ देखा और कहा, तो किल्स रैकअप करने का मन है? किम का चेहरा एकदम डर से सफेद पड़ गया। नहीं, मैं बस क्लियर रिवॉर्ड्स कलेक्ट करना चाहता हूँ। मून का स्माइल और चौड़ा हो गया। परफेक्ट, अब मैं बिना किसी हेजिटेशन के किल्स मोनोपोलाइज कर सकता हूँ। स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर शार्प नाक वाले एक गॉब्लिन के चेहरे पर एक ईविल ग्रिन थी। अंत में शिफ्ट चेंज का टाइम आ गया। उसने एक्साइटेड होकर कहा। स्ट्रॉन्ग होल्ड की दीवारों पर 2 गॉब्लिन गार्ड्स खड़े थे। उनमें से एक ने कंप्लेन करते हुए कहा, गार्ड ड्यूटी सबसे बोरिंग काम है। दूसरा बोला, बंद करो, बॉस बहुत ही खराब मूड में है। अगर हम कोई गड़बड़ करेंगे तो वो हमें सीधा मार डालेगा। लेकिन तभी सूश, मून अचानक सिक्योरिटी वॉल पर जंप कर गया। उसका पूरा शरीर गहरे पर्पल ऑरा से घिरा हुआ था और उसके हाथों में से काली लपटें निकल रही थी। ब्लैक पैंथर टिश्यू स्किल 12% रेप्लिका एक्टिवेटेड। ये स्किल उसे ब्लैक पैंथर के शारीरिक क्षमताओं को कॉपी करने की पावर देती थी। गार्डिंग गॉब्लिन्स सीधे नर्क में चले गए। मून खुद भी थोड़ा शॉक में था। गॉब्लिन्स इतने ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, पर इन्हें मेरी प्रेजेंस का पता भी नहीं चला। फिलोसोफर्स स्टोन की आवाज उसके दिमाग में गूंजने लगी। तू मल्टी बॉडी सिंथेसिस हैंडल कर रहा है, यही अपने आप में इंसेन बात है, और ज्यादा कुछ करने की मत सोचना। मून ने इरिटेटेड होकर जवाब दिया, हाँ पता है। पर तभी उसे एहसास हुआ कि किम उसके पीछे खड़ा था, पूरी तरह से अनश्योर। हम ये सच में अकेले कर सकते हैं? किम ने पूछा। मून ने काम होकर समझाया, मैंने पहले ही सारे गॉब्लिन्स को स्कैन कर लिया है। उनकी वेपन्स बस कुछ स्टोन्स और पॉइजन नीडल्स हैं। ये तेरा आर्मर पियर्स नहीं कर सकते, इसलिए तुझे कोई खतरा नहीं है। किम ने थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन किया और दोनों स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए घुस गए। स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर गॉब्लिन्स यूजुअल तरीके से पार्टी कर रहे थे, बड़े चंक्स ऑफ मीट खा रहे थे और एक दूसरे की कुकिंग स्किल्स की तारीफ कर रहे थे। लेकिन तभी टैप 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 एक गॉब्लिन के कान खड़े हो गए। ह्यूमंस, उसने चौंक कर कहा। सूश, किम, उसका शाइनिंग सोर्ड उसकी पकड़ में था और वो तेजी से गॉब्लिन्स की ओर दौड़ रहा था। गोब्लिन ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दी, ह्यूमंस मारो उनको। गोब्लिन्स ने स्लिंग शॉट्स निकाले और छोटे बड़े पत्थर किम की तरफ फेंकने शुरू कर दिए। किम सीरियस इंजरी से बच रहा था, लेकिन ये पूरा सिचुएशन उसके लिए बहुत ज्यादा अनोइंग था। गॉब्लिन्स ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, बस इतना ही तेरा दम है, इस पावर से तू पास नहीं कर सकता, तू तो खुद फंस चुका है। किम ने चारों तरफ देखा और उसे एहसास हुआ ये सच था। शिट, मैं हजारों गॉब्लिन से घिर चुका हूँ। गोब्लिन उसके ऊपर कूद रहे थे, उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। किम ने अपनी पूरी ताकत लगाकर तलवार घुमाई। स्लैश 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 एक्सक्लेमेशन मार्क पर गोब्लिन्स की तादाद बहुत ज्यादा थी। एक गॉब्लिन उसके ब्लाइंड स्पॉट पर जंप कर गया और हमला कर दिया। किम ग्रोन करते हुए पीछे हटा। डैम इट, ये हमेशा ब्लाइंड स्पॉट को टारगेट क्यों कर रहे हैं? पर उसे पता था, मुझे बस थोड़ा और होल्ड करना होगा। किम ने गॉब्लिन्स पर पूरी ताकत से हमला करना शुरू कर दिया। भले ही वो अकेला था। थोड़ी देर डिफेंड करने के बाद उसने जोर से चिल्लाया, अब हमला करने का सही वक्त। दूसरी तरफ पूरा आसमान अंधेरे में डूब गया। मून ने अपनी हथेली खोली और जोर से बोला, एस्ट्रोफ स्ट्राइक। डार्क स्काई में तेज पीली बिजली चमकी और एक गगनचुंबी लाइटनिंग बोल्ट नीचे गिरने लगा। एस्ट्रोफ सीधा गॉब्लिन्स के बीचों बीच आ गिरा। सैकड़ों गॉब्लिन्स एक ही झटके में जलकर राख हो गए। मून की फिलोसोफर्स स्टोन ने रिबाउंड इफेक्ट मिनिमाइज कर दिया और उसे 50 अचीवमेंट पॉइंट्स वापस मिल गए। पूरा बैटलफील्ड गॉब्लिन की जली हुई लाशों से भर चुका था। किम एकदम शॉक में था, इतना तेज, ये पॉसिबल कैसे है? पर मून ने उसे इग्नोर किया और सिस्टम विंडो खोलने को कहा। मून एक चीज से कंफ्यूज था, फिलोसोफर्स स्टोन का ग्रेड बढ़ने के बाद भी रिस्टोर्ड अचीवमेंट पॉइंट्स उतने ही क्यों हैं? फिलोसोफर्स स्टोन ने कामली जवाब दिया, कोई भी सिंथेटिक मटेरियल रिबाउंड इफेक्ट को प्रभावित नहीं कर सकता, इसे सिर्फ मैं हैंडल कर सकता हूँ। तुझे कम से कम बी ग्रेड तक पहुंचना होगा, तभी पॉइंट्स सिग्निफिकेंटली बढ़ेंगे। पर तभी डिंग, ज़्यूस हैज अप्रूव्ड द एफिशिएंट यूज ऑफ एस्ट्रोफी एंड स्पॉन्सर्ड 100 अचीवमेंट पॉइंट्स। मून की आंखें चमक उठी। जीस ने बिना ब्रॉडकास्ट के स्पॉन्सरशिप दी। मून ने तुरंत ज़्यूस का शुक्रिया किया, यह काम आएगा ऑब्सिडियन टैबलेट की कंप्लीशन और सिंथेसिस के लिए। एस्ट्रोफी धीरे धीरे डीमेटीरियलाइज होने लगी। मून को हल्की डिसअपॉइंटमेंट हुई, लेकिन उसने खुद को समझाया, मैं अभी इसे परमानेंट नहीं रख सकता, लेकिन अच्छा हुआ कि मुझे ये सस्ते में सीखने को मिला। एटलीस्ट मैंने पूरी गॉब्लिन ट्राइब को तबाह कर दिया। किम ने पीछे मुड़कर देखा और चौंक कर बोला, टारगेट पॉइंट दिखाई दे रहा है, हमें जल्दी निकलना होगा। मून हल्का सा मुस्कुराया और कहा, तू पहले जा, मुझे अभी कुछ काम खत्म करना है। किम शॉक में था, अब भी कुछ बाकी है? मून ने सिर हिलाया, रिलैक्स, मैं सब संभाल लूंगा और बाद में तुझे ज्वाइन करूंगा। किम ने कुछ और कहने की कोशिश की, लेकिन मून पहले ही गॉब्लिन्स की ओर बढ़ चुका था। किम ने पीछे से मून को चिल्लाकर कहा, मेरी गिल्ड को विजिट जरूर करना, हम तेरा एहसान उतारेंगे। किम स्ट्रॉन्ग होल्ड से बाहर निकल गया।
मून को बार बार थैंक्स बोलते हुए। गॉब्लिन कैंप में हलचल मच गई थी। बचे हुए गॉब्लिन्स बुरी तरह डरे हुए थे। ये ह्यूमन का या हाय। मून ने हल्का स्ट्रेच किया और ठंडी आवाज में बोला, चलो जो शुरू किया है उसे खत्म करते हैं। लेकिन एक विशालकाय कुल्हाड़ी सीधा मून पर झपटी। मून ने लास्ट सेकंड पर जंप करके उसके नीचे से डॉज कर लिया। PHIV वो क्लोज कॉल था। गोब्लिन पीछे खड़े होकर जोर जोर से हंसने लगे। हा हा, अब तो हमारा बॉस आ गया। उनकी आंखों में खुशी और उन्माद था। अब वो इस ह्यूमन को मरा हुआ देखेंगे। मून ने एक लाल चमकीली आकृति देखी। शिट, ये तो एक क्रिम्सन शैडो में छिपा एक मैसिव गॉब्लिन खड़ा था। उसके हाथों में एक भारी भरकम कुल्हाड़ी पूरी तरह सूखे खून से सनी हुई। मून के चेहरे पर हल्का डर आया। वेट, ये तो हॉबगॉब्लिन है। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा, इलीट गॉब्लिन्स अगर डार्क एनर्जी से प्रभावित होते हैं तो हॉबगॉब्लिन्स में बदल जाते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग होल्ड तो ऐसी एनर्जी से भरा पड़ा था। पर फिर भी सिलेक्शन मैच में हॉबगॉब्लिन ये सिर्फ हाई डिफिकल्टी मैच नहीं था, ये तो प्लैटिनम टियर ओपोनेंट था। मून इंस्टेंटली समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, पर उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे लड़ना ही पड़ेगा। ब्लैक पैंथर टिश्यू एक्टिवेट। मून ने स्किल एक्टिवेट की और हॉबगॉब्लिन की तरफ बिजली की रफ्तार से दौड़ पड़ा। हॉबगॉब्लिन ने अपनी कुल्हाड़ी जोर से घुमाई। मून ने बैरली डॉज किया, लेकिन उसे एक बात समझ में आ गई। गूंथती इसकी ब्रूट स्ट्रेंथ इंसेन है, पर मून ने महसूस किया कि वो आसानी से इसकी हर अटैक को डॉज कर रहा था। वेट, ये हॉबगॉब्लिन इतनी आसानी से मिस कैसे कर रहा है? ओ, समझा। मून ने हल्की सी स्मर्क दी। ये हॉबगॉब्लिन नर्फ्ड है। मून समझ गया कि चूंकि यह सिर्फ सिलेक्शन मैच है, इसलिए इसकी पूरी पावर सप्रेस कर दी गई है। हाँ, अचीवमेंट पॉइंट्स बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं। लेकिन फिर उसने सोचा, पर मुझे इसे प्रॉपर्ली हराना तो पड़ेगा ही। मून ने फिलोसोफर स्टोन को एक्टिवेट किया। चलो फिर से एस्ट्रोफी को बुलाते हैं। फिलोसोफर्स स्टोन ने चीयरफुल गर्ली वॉइस में मून से कहा, ये मैं सिंथेसिस के लिए तैयार हूँ। लेकिन तभी डिंग, ब्लैक गोट इज फ्राउनिंग एट द कंटिन्यूअस लाइटनिंग स्ट्राइक्स। ही इज डिससैटिस्फाइड दैट यू आर नॉट यूजिंग द ऑब्सीडियन टैबलेट। मून थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो गया। वेट, ये क्या हो रहा है? ब्लैक गोट को मेरी लड़ाई से क्या प्रॉब्लम है? पर उसकी ये एक छोटी सी गलती काफी भारी पड़ने वाली थी। क्रैश! हॉबगॉब्लिन ने अपना विशाल हथियार जमीन पर दे मारा, सीधा मून की ओर हमला करते हुए। मून को एहसास हुआ कि अब बहुत देर हो चुकी थी, पर सिंथेसिस स्किल्स और फिलोसोफर्स स्टोन की प्रोटेक्शन की वजह से वो किसी तरह खुद को बचाने में कामयाब रहा। शिट, मैं नर्फ्ड हॉबगॉब्लिन को भी लाइटली ले रहा हूँ। पर तभी डिंग, ब्लैक गोट हैज इशूड अ मिशन। डिफीट द हॉबगॉब्लिन बॉस यूजिंग ओनली ह्यूमन सिंथेसिस। नो ज़्यूस's lightning allowed. रिवॉर्ड 500 अचीवमेंट पॉइंट्स। मून ने तुरंत महसूस किया कि ये चैलेंज पॉइंट्स के लिए नहीं, बल्कि उसकी एल्केमिस्ट प्राइड के लिए था। OIC, ब्लैक गोट चाहता है कि मैं अपने क्राफ्ट पर भरोसा करूं, न कि ज़्यूस की डिवाइन पावर पर। मून ने आसमान की ओर देखा और ब्लैक गोट को एक्सेप्ट करने की बात कही। तभी डिंग, ज़्यूस इज फ्राउनिंग इन डिस्प्लेजर। ज़्यूस एंड ब्लैक गोट हैव स्टार्टेड फाइटिंग। मून की आंखें वाइडेंड हो गईं। ये दोनों लिटरल गॉड्स मेरी वजह से आपस में लड़ रहे हैं। पूरा आसमान रंग बदलने लगा, कभी डार्क पर्पल, कभी इलेक्ट्रिक ब्लू। पर हॉबगॉब्लिन एक जोरदार स्क्रीम करता है। ये ह्यूमन! उसने सोचा कि मून उसे मॉक कर रहा है, इसलिए वो अचानक पागलों की तरह चार्ज करने लगा। मून हल्के से मुस्कुराया। चलो फिर देखते हैं कि ये ह्यूमन सिंथेसिस क्या कर सकता है। मून ने ओगर्स टिश्यू एक्टिवेट किया और पागलों की स्पीड से हॉबगॉब्लिन की ओर दौड़ पड़ा। गॉब्लिन भी ग्रीन करने लगा। हाँ, अब मजा आएगा। मून का पंच हॉबगॉब्लिन की शील्ड पर जा लगा और सिर्फ एक भारी इंपैक्ट में वो टुकड़ों में बिखर गई। व्हाट? हॉबगॉब्लिन शॉक में था। एक इंसान इतनी स्ट्रेंथ कैसे रख सकता है? पर इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाता, हॉबगॉब्लिन ने मून के सिर को जकड़ लिया और उसे हवा में उठा दिया। गॉब्लिन जोर जोर से हंसने लगा और अपने बाकी सबऑर्डिनेट्स को चिल्लाकर दिखाने लगा, देखो देखो, इंसान अब हमारी मुट्ठी में है। बाकी गॉब्लिन्स मजे से हंसने लगे। हाँ, आज फिर से फ्रेश ह्यूमन मीट मिलेगा। गॉब्लिन ने सबऑर्डिनेट्स को सिग्नल दिया और उन्होंने अपनी पॉइजन नीडल्स निकाल ली। मून की पूरी पीठ जहरीली सुइयों से छलनी हो गई। हॉबगॉब्लिन ने कहा, चल, अब तो तुझे हिलने में भी तकलीफ हो रही होगी, है ना? मून ने कोई जवाब नहीं दिया, बस काम एक्सप्रेशन बनाए रखा। गॉब्लिन ने हंसते हुए कहा, ह्यूमंस हमेशा इंफीरियर ही रहेंगे, डम और कमजोर। मून के चारों ओर गहरी हरी ऑरा स्वर्ल करने लगी। हॉबगॉब्लिन ने सोचा, हाँ, ये इंसान सच में पैथेटिक है। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और मून के हाथ पैर काटने के लिए तैयार हुआ, पर मून ने अचानक हॉबगॉब्लिन का हाथ जकड़ लिया। हॉबगॉब्लिन की आंखें वाइड हो गईं। ये स्ट्रेंथ! मून ने ओगर्स टिश्यू फिर से एक्टिवेट किया। गॉब्लिन का पूरा हाथ उखड़कर दूर जा गिरा। हॉबगॉब्लिन तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ा, दर्द से चीखते हुए। मून ने काल्म आवाज में कहा, तूने मुझे इंफीरियर कहा, पर असल में तू और तेरे सबऑर्डिनेट्स मुझसे कई गुना ज्यादा नीचे के प्राणी हो। गॉब्लिन्स की आंखों में डर भर गया। मून की आंखों में चमकती ग्रीन ऑरा दिख रही थी। हॉबगॉब्लिन को आभास हो गया था, दिस ह्यूमन, ये तो एक मॉन्स्टर है। हॉबगॉब्लिन ने डेस्परेट फेस बना लिया। उसके आखिरी पलों में प्योर टेरर था। मून ने बिना कोई
और वक्त बर्बाद किए। हॉबगॉब्लिन का सिर सीधा उड़ गया। गोब्लिन सबऑर्डिनेट्स हिलने तक से डर रहे थे। बी बॉस नून ने कुछ ही पलों पहले वो मून को खाने की प्लानिंग कर रहे थे और अब उनका बॉस ही मारा जा चुका था। मून ने खून से सने हाथों को देखा, तभी डिंग, मिशन कंप्लीट। ब्लैक गोट इज प्लीज्ड। 500 अचीवमेंट पॉइंट्स अर्न्ड। मून ने हल्की स्मिर दी। आखिरकार ब्लैक गोट मून की ह्यूमन सिंथेसिस की स्किल से बेहद खुश था। मून को 500 एडिशनल अचीवमेंट पॉइंट्स मिले सिर्फ इसलिए कि उसने बिना किसी डिवाइन पावर के हॉबगॉब्लिन को हराया था। पर इससे भी बड़ा सरप्राइज तब मिला जब डिंग, यू हैव डिफीटेड द हिडन बॉस हॉबगॉब्लिन प्लस 500 बोनस अचीवमेंट पॉइंट्स अर्न्ड। मून थोड़ा शॉक था। वेट, ये क्रीचर एक हिडन बॉस था, तो क्या मैं इसे मारे बिना भी बाहर जा सकता था? पर अब उसे एहसास हुआ कि गैलेक्सी एरेना में उसकी डिस्कशंस जोरों पर चल रही थी। ये सब मेरे अचीवमेंट्स को लेकर इतनी बातें क्यों कर रहे हैं? मून को याद आया जब उसने ऑब्सीडियन टैबलेट बनाया था, तब भी ऐसी ही हलचल मची थी। क्या अरीना की अटेंशन मेरे लिए सही है? पर फिर उसने खुद को समझाया, अरीना हमेशा रिस्क और रिवॉर्ड में बैलेंस रखता है। अगर मैं पावरफुल बन रहा हूँ तो ये अटेंशन मिलना नॉर्मल है। सोचने से ज्यादा फायदा नहीं होगा, जो होगा देखा जाएगा। अभी उसके पास एक ही काम था, अपना रिवॉर्ड क्लेम करना। मून ने हल्की स्मर्क दी और स्ट्रॉन्ग होल्ड के एग्जिट की ओर कदम बढ़ा। So, this is it for our today's video, guys. So now if you have liked this video, please share it with your manhwa enthusiast friends and like the video, as well as subscribe for more manhwa recaps. And don't forget to comment your best part of the video. See you in next video. Bye bye.